Hello everyone. Hope my voice is audible. I welcome you all to today's session. So यहाँ पे हमारे पुराने वाले बैचेस भी है, नए वाले बैचेस भी है, राइट? ठीक है. Now we know that we'll be having our exam in May. So we have good amount of time for the preparation. सबसे पहले we'll be looking at the syllabus once and then we'll be starting the class. ठीक है. And I can see all old students only, no new students for today. It's okay. We are going to start with the syllabus that is from agronomy. So let me show you the syllabus once. I have opened the syllabus sheet. Just give me a second. एक बार ये देख लेते हैं एंड विल सी. एंड डेली हमारे 2 आवर्स के क्लासेस होंगे, मंडे टू फ्राइडे. ठीक है. एक सेकेंड एडीओ का ओपन करके. यस. होप इट इज विजिबल. यस, ये है हमारा सिलेबस. ठीक है. ओके ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्रोनॉमी का बेसिक. सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे. ओके. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, जो बेसिक एग्रीकल्चर का पार्ट है एग्रोनॉमी का ही. उसके बाद विल स्टार्ट विद द एग्रोनॉमी टॉपिक. ठीक है. एंड एग्रोनॉमी में जो भी सिलेबस है वो पूरा हम लोग कवर करेंगे. देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो पहले हम लोग एग्रोनॉमी का स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर दैट लेट मी क्लोज दिस एंड ओपन द पीपीटी. ये मैं क्लोज कर रही हूँ. सो इट विल स्टॉप शेयर. ओके. मैं अभी पीपीटी ओपन कर देती हूँ. यस. प्लीज आपको कुछ भी अगर डाउट्स है तो you can keep on asking me in the chat box. I'll answer. Otherwise, at the end, we'll have 5 to 10 minutes exclusively for this only. Shit. Yes, it is visible. तो ये हो गया हमारा. सबसे पहले एज आई सेड इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर और द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. Now, the first thing that you should understand, आप सब लोग agriculture graduates, so I know you know you know the definitions and everything. This is just a brush up. ठीक है. 5-10 minutes का होगा ये introduction, ज़्यादा नहीं है. Maximum 15 minutes. But yes, it is important. सबसे पहले agriculture word, since we are looking at agriculture, it is a Latin word wherein it is composed of two letters, sorry, two, not two letters, two words. One is the ager, which means land or soil, and culture, which means cultivation. ठीक है. In simpler terms, if you want to understand agriculture, ये एक science भी है and art भी है. So that whatever the crops that the farmer is raising, or the livestock that the farmer is rearing, that he is doing for some economic purpose. You should understand that ये एक art भी है, क्योंकि इसमें बहुत precision के साथ हमें फार्मर को इनका केयर लेना करना पड़ता है. ही हैज टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर, एवरीथिंग बहुत केयरफुली करना पड़ता है. एंड दैट टू फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कभी भी कर रहा है. ठीक है. सो इट्स एन आर्ट एंड साइंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट. बट वंस अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट और हमारे लिए, यू शुड ट्रीट इट एज अ कंप्लीट बिजनेस यूनिट. ये एक आज के डेट में बिजनेस यूनिट की तरह ही काम करता है. बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट. सिंस वॉट एवर द टाइम दैट वी आर इन्वेस्टिंग, वॉट एवर द मनी वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग सम इकोनॉमिक रिटर्न्स. ठीक है. सो वी विल कंसिडर दिस एज ए बिजनेस यूनिट जिसमें कई सारे एंटरप्राइजेस है. आपके एग्रीकल्चर भी है, लाइव स्टॉक ही है, लाइव स्टॉक भी है. एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के हिसाब से हर एक लाइक फार्मर के पास लैंड है. 5 एकर्स लैंड है. 1 एकड़ में वो टोमेटो ले रहा है, 1 एकड़ में वो बॉटल गोर्ड ले रहा है, 2 एकर्स में वो राइस उगा रहा है, एंड 1 एकड़ में वो कुछ और ले रहा है. सो ईच वन यू विल बी ट्रीटिंग दैट एज एन इंडिविजुअल एंटरप्राइज. एंड उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैनेज करेगा फार्मर. ठीक है. नाउ
इफ यू लुक एट, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इट इज अ साइंस, ठीक है, बिकॉज कई सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस उसमें काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो पुराना चल रहा है वेराइटीज वही चल रहे हैं, नो, तो वो नए नए इम्प्रूव्ड स्ट्रेन्स आ रहे हैं बोथ इन क्रॉप्स एंड एनिमल्स, एंड अगेन दैट दे आर इन्वॉल्विंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। ठीक है। आर्ट, बिकॉज ये बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा एंड बहुत टाइमली प्रेसिशन के साथ, जैसे एक आर्ट है ना, एक लाइफ को यहाँ पे डील कर रहे हैं लाइफ के साथ, सो ऑब्वियसली वो आर्ट भी है। एंड कॉमर्स, ये as a business unit will be treating it, because the farmer is expecting some returns at the end of the day from whatever that he is taking up, be it crop husbandry or animal husbandry। ठीक है। now if you look at the history of agriculture, कब start हुआ? देखिए, व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये बोलते एज पर आवर स्क्रिप्चर्स जो भी है, दे से दैट 10,000 years एगो ये स्टार्ट हुआ था। एंड सबसे पहले इन्होंने नो सिंपल टर्म्स, यहाँ पे ये वाला फोटोग्राफ भी आप याद रखोगे तो भी चलेगा, व्हाट द अर्ली ह्यूमन बींग्स होमोसपियंस दे यूज टू हंट फॉर देयर फूड। ठीक है ना। अब जब हंटिंग हो रहा था, देन उसके बाद बहुत ही क्रूशियल इनोवेशन हुआ था व्हील का। सो दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ इसमें क्या हो गया, उनके ईज आउट इजी हो गया था। एंड देन वंस नो थोड़ा उनका पॉपुलेशन बढ़ा था, दे स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर सम व्हाट यू विल से, एक ना सही प्लेस, इनहेबिटेबल प्लेस ऐसे ढूंढ के एक जगह पे सेटल डाउन होने लगे थे। नाउ इन ऑर्डर टू सेटल डाउन वो हंटिंग पे जाते हैं। पहले तो नोमैड्स टाइप के, दे कीप ऑन मूविंग एंड हंटिंग। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हंटिंग, दे स्टार्टेड रेयरिंग देयर ओन एनिमल्स। एंड अब एनिमल्स को रेयर करना है, एनिमल्स को रेयर करना है तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल। So that this is the trigger point where they looked at raising the crops for the animals। slowly they started ना, उसमें उन्होंने देखा है कई सारे ऐसे क्रॉप्स है, कई सारे ऐसे प्लांट्स है, नॉट इवन क्रॉप्स आई शुड से, that human beings also can consume। so उस तरह से एक्चुअली दैट वाज द पॉइंट वेयर दे एक्चुअली थॉट अबाउट रेजिंग द क्रॉप्स, जो आज के डेट में हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वही एनिमल्स को यूज करके क्रॉप्स रेयरिंग शुरू किया अपने लिए भी। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हाउ, और आई शुड से दैट लेड टू बे नो द फाउंडेशन ऑफ स्टार्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है। एंड स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये इंडस वैली में कहीं पे हुआ था, बट कई सारे पेलियंटोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस है, दे से दैट ये एक्चुअली पॉसिबल ये है कि ये चाइना में जो यांगजी रिवर है उसके जो शोर से लाइन है उसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। यांगजी रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन चाइना, वो बोलते हैं इट्स अ लाइफ ऑफ चाइना एंड थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वहां का। ठीक है। वहां पे हुआ है। एज यू कैन सी स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिंपल, पहले हंटिंग, उसके बाद पैस्चोरल, वो लेके जाते थे, बट इफ दे हैव टू सेटल एट वन प्लेस दे हैव टू रेज द क्रॉप्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव और इन ऑर्डर टू रेज दोज एनिमल्स। सो पैस्चोरल, उसके बाद क्रॉप कल्चर, एंड देन लेटर इट डेवलप्ड एज ए ट्रेड। पहले तो अपने लिए ही करते थे, बट लेटर इट डेवलप्ड कमर्शियल पर्पसेस के लिए। एंड वी नो बार्टर सिस्टम के थ्रू दे यूज टू एक्सचेंज गुड्स, कि आपने पैडी उगाया तो आप पैडी ले लीजिए, आप अपना सब्जी दे दीजिए, उस तरह का। सो धीरे धीरे दैट लेड टू कमर्शियलाइजेशन, कि फिर एग्रीकल्चर के थ्रू दे स्टार्टेड रेज टेकिंग दैट एज ए बिजनेस यूनिट। ठीक है। सो अगर इफ वी लुक एट द एग्रीकल्चर यस्टरडे, हाउ वाज इट, इट्स हमारा कल क्या था, यस्टरडे व्हाट वाज इट्स यस्टरडे, सबसे पहले स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, राइट। फिर वो धीरे धीरे दैट टुक लॉट ऑफ टर्न्स। सबसे पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग होता था, जो आज के डेट में फिर से हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, टू रिड्यूस टू रिड्यूस व्हाट यू विल से लॉसेस और cons of fragmented agriculture, fragmented crop culture। अभी फिर से हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग पे आ रहे हैं, बट अदरवाइज अर्लियर जो जब स्टार्टिंग हुआ था ना एग्रीकल्चर, दैट वाज अ कम्युनिटी फार्मिंग। सब लोग मिलके करते थे, एंड वॉट एवर दैट दे यूज टू गेट, दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देमसेल्व्स। बट स्लोली फिर इंडिविजुअलाइज्ड फार्मिंग पे आ गए, एंड नाउ अगेन हम लोग वी आर ट्राइंग टू लुक एट दैट। सो ये हो गया स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट इफ यू लुक एट द लेटेस्ट यस्टरडे,
that is during the 1900s, lot of revolutions took place. Revolutions, agriculture revolutions वो है जो they focus on one particular commodity, and they try to increase the production and productivity of that particular agriculture commodity so as to meet the latest that is requirements of the population. ठीक है, उसके लिए नए varieties release करना and promoting them on a large scale and rigorously so that the farmers will adopt that. ठीक है, now agriculture revolution से हमारा थोड़ा सा it paved the way for actually that what is today, that is the industrial agriculture, तो large scale में commercial agriculture का इट बर्थ हुआ था, या और आई शुड से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस लेड द फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, इसी की वजह से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था. बट नाउ आज के डेट में इफ यू लुक एट बेस्ड ऑन वेरियस स्टडीज डन बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, हमने ये देखा दिस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हैज इन फैक्ट लेड टू डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एटलीस्ट 1% तक तो होना चाहिए. दैट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हाईली बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स वो सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे जैसे 0.5 से नीचे जाता है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन सच एनवायरमेंट, बिकॉज उनके लिए फूड कन्वर्जन कुछ नहीं होता है. ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो आज के डेट में क्या, 2010 के बाद एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था आईसीएआर का. इट सेड दैट इंडियन सॉइल्स में एन एवरेज आज के डेट में 0.3% ही कार्बन परसेंटेज है. ठीक है, एंड दैट लेड टू एक्चुअली एक अर्जेंसी टाइप का, दैट लेड टू टेकिंग अप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग, और यू कैन से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग. ठीक है, and now we are promoting that because these two are those kind of farming systems जहाँ पे rather than depleting the soils of their natural fertility and also killing the microorganisms by utilization of the artificial fertilizers and chemical fertilizers, we are trying to improve the fertility. ठीक है, इन दोनों में भी वही है. इनके बारे में और हम लोग बहुत डिटेलली डिस्कस करेंगे when we start the farming systems topic. ठीक है, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, now what is that we are expecting for tomorrow we are looking at modern farming. Now we know that population increase हो रही है and जो already land है वो उनके लिए sufficient नहीं हो रहा है, and कई जगह पे तो जो agricultural land है that also is being brought under real estate etc. Now we are looking at one of the keen modern farming systems and that is soilless agriculture. ठीक है, सो हम लोग अभी तो यही सोच रहे हैं कि दिस वुड बी आर टुमारो, जो कल का जो टुमारो मतलब आर फ्यूचर. दिस टुमारो इज नथिंग लिटरली टुमारो नहीं, हमारा फ्यूचर. तो वी आर लुकिंग एट मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स. ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स. आप देख सकते कई बार अगर आपके यहाँ ब्लिंकिट या फिर जिप्टो है या फिर बिग बास्केट ऐसा कुछ है, तो आप देख लीजिए वहां पे स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स में देगी कि हाइड्रोपोनिक्स से these are those that have been grown under hydroponics और एरोपोनिक्स. ओके, सो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स का भी हमारा एक्सक्लूसिव एक टॉपिक है जहाँ पे हम लोग इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑल द लेटेस्ट जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स है करेंटली इन द वर्ल्ड. इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सारे करेंगे. नाउ आज के डेट में ये मैं टुमारो में डाली हूँ फ्यूचर में, लेकिन ये आज ही ऑलरेडी एप्लीकेबल है. सो टुडे एंड टुमारो के लिए बहुत एप्लीकेबल है, दैट इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नो व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसमें कुछ अलग सा टॉपिक नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर दैट वी आर यूटिलाइजिंग फॉर रेजिंग क्रॉप्स, हम लोग ये सोच के कर रहे हैं कि दैट शुड बी सस्टेनेबल इन लॉन्गर टर्म, दैट वी हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज तो रिप्लेनिशेबल नहीं है, जो है उतना ही है. नाउ वी हैव टू यूज देम सो जुडिशियसली सो दैट वी कैन लीव समथिंग बिहाइंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, सिंपलर. एंड जो
हम लोग यूज कर रहे हैं, वी शुड यूज दैट टू मैक्सिमम, जिसके लिए हमारे लिए रिसाइकलिंग, रीयूसेज, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीयूटिलाइजेशन, ट्रिपल आर। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, एंड दिस इज द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये टर्म एफएओ ने दिया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड दे हैव गिवन द डेफिनेशन एज वेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू लुक एट, ये तो हमारा हो गया हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो नॉर्मल था। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, हिस्टोरिक टाइम्स, जो राजा महाराजा से पहले जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, देर एज आई सेड, जो होमोसेपियंस का जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वही वैसे ही हुआ था। एंड यहाँ पे व्हाट वी डिड वाज स्पेशली, जो भी एनिमल्स हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे फॉर रेयरिंग क्रॉप्स एक्सेट्रा, वी स्टार्टेड वर्शिपिंग देम बिकॉज दे आर द वन हु आर हेल्पिंग अस, हेल्पिंग द ह्यूमन काइंड। सो दैट्स द रीजन हम लोग बुल्स की पूजा करते हैं, काउस की करते हैं, एलिफेंट्स की करते हैं, हॉर्सेस की करते हैं, बिकॉज दे आर द वंस दैट यूज टू हेल्प अस इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दैट वाज आवर हिस्टोरिक टाइम्स वेयर कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत ज्यादा चलता था। एंड स्लोली चोलास एंड पांड्यास का जब रूलिंग स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ही, थोड़े से पहले ही इंडिविजुअल फार्मिंग शुरू हुआ था। हाउ एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन वाला उनका चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद हिस्टोरी, ये तो हिस्ट्री बहुत पुराना वाला है, एंड दिस इज दैट टाइम वेयर वेरियस बिजनेस पीपल दे स्टार्टेड विजिटिंग इंडिया। एंड वो जब आ रहे थे, उनके यहाँ जो क्रॉप्स थे वो दे स्टार्टेड नो ब्रिंगिंग दैट टू इंडिया। उसकी वजह से इंडिया में जो कई सारे ऐसे क्रॉप्स है, जैसे पाइनएप्पल हो गया या फिर टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, एक्चुअली ये सब बाहर से ही आए हैं, इंडिया के नहीं है ये। ठीक है, सो इस तरह से वो आ गए। एंड इंडिया का सबसे ब्यूटी ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, वो सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन सिर्फ एक इंडिया में ही है, राइट फ्रॉम पीक ट्रॉपिकल कंडीशंस टू पीक टेम्परेट कंडीशंस। राइट, एक जगह पे आप जाओगे तो इंडिया में इतना गर्मी होती है, इतना गर्मी होती है, एंड वही उसी एक और कोने में जाओगे तो आपको बिल्कुल स्नो लैडन प्लेसेस मिलेंगे। सो जितने, इसीलिए जब बाहर से लोग आ रहे थे, वो अपने पास अपने साथ जो भी क्रॉप्स लेके आ रहे थे, दे नो कहीं ना कहीं दे वर एबल टू गेट एक्लेमेटाइज्ड इनटू आवर क्लाइमेटिक कंडीशंस। एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई सारे यहाँ पे क्रॉप्स आज के डेट में भी हम लोग उगा पा रहे हैं। ओके, सो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने हमें इन्वेड किया था, and they came for trade purposes, and after that they started ruling us। and उसमें जो बहुत important phase है जो इंडियन एग्रीकल्चर का है, that is commercialization of agriculture। मतलब फिर आप पूछ सकते हो, मैडम आपने बताया था कि पहले ही कमर्शलाइजेशन हुआ था। यस, कमर्शलाइजेशन हुआ था, लेकिन अपने तक ही सीमित था, दिस वाज ओनली फॉर अस। लेकिन इन्होंने आके इसको इतना कमर्शियलाइज किया है कि दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एज वेल। ओके, इंडिगो सबसे पहले वाला जो उन्होंने किया था, दैट वाज इंडिगो। उस टाइम वो कलर का बहुत इंपॉर्टेंस था। एंड उसके बाद कॉटन एंड पैडी, ये तीन ऐसे क्रॉप्स थे जो, एंड शुगर केन, शुगर केन तो लास्ट में था, बट दीज थ्री दे कमर्शियलाइज्ड, जितना हो सकता है उतना कमर्शियलाइज इसको कर दिया। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग व्हाट इज ब्रिटिशर्स एंड एग्रीकल्चर का किस तरह से है, और द क्वेश्चन कर, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड में एक बार। ठीक है, सो दे आज एक पैसेज दिया था पूरा, एंड उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कमर्शलाइजेशन इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हुआ था या हिस्टोरिक टाइम्स, या फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम एक्सेट्रा, ऐसे ऑप्शंस में, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। ठीक है, उसके बाद हुआ, एंड उन्होंने एक्चुअली जब कमर्शलाइजेशन करने के चक्कर में दे स्टार्टेड बिल्डिंग एनिकट्स, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब वो भी उन्होंने किया था। ओके, जिसकी वजह से दे वर एबल टू कमर्शलाइज एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स है। उसके बाद फिर वी नो दैट दे हैव लेफ्ट इंडिया एंड वी गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड वी स्टार्टेड रूलिंग आवर ओन कंट्री।
And during that time, we understood that Indian agriculture जो है, that is monsoon dependent, which is peculiar for Indian continent, subcontinent. ठीक है. And we felt that okay, इतना हम लोग heavily relied है on monsoons for agriculture, तो व्हाई नॉट उसको थोड़ा सा हम लोग इरिगेशन का भी सोचेंगे, तो वी कैन ब्रिंग मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ऑफ सीजन एज वेल, नॉन जो मॉनसून्स नहीं होते हैं. एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, सबसे पहले हम लोग फोकस किए थे स्टार्टिंग फ्यू 5 year प्लान्स, वी फोकस्ड मोर ऑन द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. ठीक है. अब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तो आ गए हैं, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू look at that kind of production and productivity that we were intended. उस तरह से नहीं हो रहा था. फिर अब इनको लगा कि नहीं ठीक है, हमने इतना कुछ किया बट स्टिल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, एंड वी आर बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री, वी आर स्टिल इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. एंड कई बार वो बहुत ही गंदे तरीके से ना, बहुत ही लो ग्रेड के ग्रेन्स वो सब भेज देते थे. नाउ नाउ द पीक टाइम, तो अभी इन्होंने क्या सोचा था, नाउ वी हैव टू रिलीज आवर ओन वेराइटीज. This was a time when that led to our एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया पहली बार. ठीक है. उसके बाद कई सारे अदर प्रोडक्ट्स के रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे. फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुआ एंड कई सारे न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज वो सब रिलीज किए थे, रिलेटेड टू पैडी, रिलेटेड टू वीट. एंड उसके बाद थोड़ा सा हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ गया, बट इट वाज अगेन वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक वाज कि इसमें बहुत लॉपसाइडेड वाला था, मतलब एक ही जगह पे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, दैट वाज अ नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है ना. ये हो गया. एंड वी आर सेल्फ सफिशिएंट नाउ. सेल्फ सफिशिएंट से ज्यादा आज के डेट में वी आर ऑल्सो इन ए, वी हैव रीच्ड ए पोजिशन दैट वी आर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज. ठीक है. इतना तक तो डेवलपमेंट हो गया. नाउ अब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गया, लेकिन अब फार्मर्स को सही प्राइसेस मिलना उनके लिए, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज है, सो इनपुट्स बहुत महंगे आते हैं, दे हैव टू यूटिलाइज लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर इरिगेशन एक्सेट्रा. नाउ दे, इरिगेशन का तो उन्होंने इंतजाम कर दिया है मोर और लेस, लेकिन नाउ क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ओके, आफ्टर दैट इनपुट्स का, तो इनपुट्स का बिल्कुल एक अलग से इंडस्ट्री डेवलप हो गया. एंड मीन वाइल द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ वेरियस स्कीम्स. ओके, लाइक क्रेडिट वाला एक स्कीम उन्होंने लॉन्च कर दिया उस टाइम पे, इन्होंने दे केम अप विद एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का. तो उस तरह से वो एक ट्रिगर बन गया था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एक्चुअली. कई सारे नए इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुए हैं एंड लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स वर टेकन ड्यूरिंग दोस टाइम. ठीक है. सो आज के डेट में हमारा ये है कि वी आर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज, जो पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे. ठीक है. And Hamara tomorrow, as I've said, we are focusing more on soilless agriculture so that we want to maintain this production and the productivity. At the same time, we want to make agriculture more sustainable, and we are also trying to indulge or increase the involvement of youth into agriculture. ठीक है. ये हमारा प्लान है ना. वॉट एवर दैट आई हैव एक्सप्लेन यू, वही मैंने फिर से स्लाइड्स में दे दिया है यहाँ पे, कि इंडियन एग्रीकल्चर दैट बिगेन बाय 9000 BCE. एंड उसके बाद वैदिक पीरियड में, एज आई सेड, दे स्टार्टेड रेजिंग वेरियस क्रॉप्स एंड वर्शिपिंग ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीज दे स्टार्टेड. एंड ये सब एक बुक में. हाउ डू वी नो ऑल दिस? बिकॉज ऑफ सम स्क्रिप्चर्स. वन ऑफ द जो स्क्रिप्चर जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, दैट वाज मेगास्थनीज, जो ग्रीक डिप्लोमेट है, उन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका. तो उसमें इन्होंने ये सब दिया था, द सेक्युलर आई विटनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग चल रहा था, सब लोग मिलजुल के कर रहे थे सेक्युलर वे में एग्रीकल्चर, एंड देन दे वर शेयरिंग एवरीथिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स एक्सेट्रा. उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप गोट ना, कई सारे चल रहे थे, एंड रेजिंग वेरियस क्रॉप्स. एंड एज आई सेड, चोला रूल में स्लोली कोऑपरेटिव फार्मिंग और ग्रुप फार्मिंग slowly gave away and individual plots आ गए थे, because they were having the canal system irrigation etc, which they were able to raise their own crops. And sorry, उसके बाद एज आई सेड, जैसे जैसे बाहर से वे दूसरे लोग आ रहे थे फॉर ट्रेड पर्पस एक्सेट्रा, दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर ओन क्रॉप्स हियर एंड इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू इंडिया. लाइक पोर्चुगीज ने बहुत ज्यादा क्रॉप्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया, एज यू कैन सी हियर.
ठीक है, एंड दे आर द वंस हु हैव इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक एज वेल इन हॉर्टिकल्चर। जब हम लोग हॉर्टिकल्चर करेंगे उसमें बहुत डिटेलली करेंगे ग्राफ्टिंग टेक्निक। उसके बाद एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि ब्रिटिशर्स ने अपने कमर्शियलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया था, उसके लिए दे हैव बिल्ट डैम्स एक्सेट्रा सो दैट एग्रीकल्चर का थोड़ा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो, बिकॉज हमारा मॉनसून डिपेंडेंट था। लाइक कॉटन, इंडिगो, ओपियम, राइस, इन सब पे उनका बहुत ज्यादा वो था कमर्शलाइजेशन। ये बीसी उन सब का, बीसी, सी, एडी, इन सब का एब्रिविएशन जो आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, सबसे पहले हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में फोकस किए थे पोस्ट ब्रिटिश एरा में, एंड दैट लेड टू, ये होने के बाद भी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ा, सो देन वी केम अप विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग विच लॉट ऑफ हाई yielding varieties have been released, and in order to maintain that marketing etc, we the government has come up with lot of schemes. If you look at agriculture development in India post British era, this is how it took. ये फर्स्ट वाला स्टेप इन्होंने लिया था, फिर सेकंड वाला स्टेप, दैट एक्चुअली सेकंड एंड थर्ड साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एंड फोर्थ हमने किया है लॉट ऑफ वेरियस स्कीम्स। ठीक है, एंड पोस्ट ब्रिटिश एरा में जो माइलस्टोन्स है, डिफरेंट माइलस्टोन्स आई हैव गिवन यू हियर इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, जो आप देख सकते हो कि पहला 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन हैज बीन लॉन्च्ड, बेस्ड ऑन दैट इरिगेशन कैनाल्स, एनिकट्स, ये सब डेवलप किए थे। आईसीआर 1905 में डेवलप किया, मतलब लॉन्च किया गया था पूसा बिहार में। ओके, आईसीआर ही था उस टाइम पे, लेकिन इट वाज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी आईएआरआई। ओके, एंड लेटर दैट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी पूसा में है, जो दिल्ली में है। उसके बाद रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर, ऐसे कई सारे हैं ना, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। प्लीज आप इसको जरूर देख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव गिवन यू ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द कोर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बेसिकली हम लोग तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द क्रॉप प्रोडक्शन ग्रुप, जहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स ही क्रॉप्स लेते हैं, प्लांट्स, लाइक एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप्स का हम लोग इसमें बहुत ज्यादा देखते हैं, फॉरेस्ट्री ट्रीज का, हॉर्टिकल्चर जिसमें हम लोग ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फिर ओइनोलॉजी, ऐसे कई सारे सिर्फ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, नो ग्रेप्स कल्चर, विटिकल्चर, ऐसे वो सब देखेंगे इसमें। दिस ऑल कम अंडर क्रॉप प्रोडक्शन ग्रुप। दूसरा ग्रुप आता है एनिमल मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें एनिमल रेयरिंग, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, इसी में पोल्ट्री भी आता है। उसके बाद आता है हमारा फिशरीज का। ठीक है, इसमें लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, पोल्ट्री में जितने भी तरह तरह के बर्ड्स हम लोग रेयर करते हैं वो सब इसमें आएंगे, एंड फिशरीज में आपका जो एक्वाकल्चर वाला है। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट एग्रीकल्चर एज सच, उसमें एक और ग्रुप भी है, दैट इज अलाइड एग्रीकल्चर ग्रुप। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिन वाला डिपार्टमेंट होता है ना, बैकअप सपोर्ट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, वो काम ये करते हैं। जैसे अभी क्रॉप प्रोडक्शन ग्रुप और एनिमल मैनेजमेंट, इन सबको मेंटेन करना है तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट, राइट, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नाउ इसके बाद जो हमने यहाँ से बहुत सारे प्रोड्यूस आया, यहाँ से तरह तरह के प्रोड्यूस आए, हाउ एंड नो हाउ मच टू कंज्यूम, किस तरह से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उनको कंज्यूम करेंगे तो उसका न्यूट्रिशियस इफेक्ट बहुत ज्यादा लगेगा, ऑल दैट विल बी स्टडीइंग अंडर होम साइंसेस। ठीक है, इफ यू कैन से दीज, इफ दीज टू आर द मेजर ग्रुप्स, ये उनका सपोर्टिंग ग्रुप यू कैन से, अलाइड एग्रीकल्चर ग्रुप। एंड इसमें हम लोग एग्रोनॉमी का अच्छे से डिटेलली पढ़ेंगे पढ़ेंगे आपके एग्जाम के लिए। विल लुक एट हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री आपके लिए नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट का है, उसी में थोड़ी बहुत कर लेंगे, बट अदरवाइज फॉरेस्ट्री आपके लिए ज़्यादा नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री भी आपका नहीं है, यस, आपका एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक नहीं है। फिशरीज भी आपके लिए नहीं है। इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका है, जो हम लोग फिर अगेन डिटेलली पढ़ेंगे। ठीक है, होम साइंसेज में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिजर्वेशन का है, जो हम लोग हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी में ही प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का पढ़ेंगे। दैट अगेन आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट अंडर एग्री इंजीनियरिंग ओनली, क्योंकि उसमें कई सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के साथ वो करते हैं, सो ऑल दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है,
Now, one more important topic that you should understand, that is the National Agriculture Research System, NARS. ओके, नाउ 1919 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कई सारे हुए थे, एंड क्यों हुए थे? बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस टाइम जो भी था सेंटर में, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ट्रांसफर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लाइक स्टेट्स। पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होते थे, लाइक मुंबई प्रोविंस, कोलकाता प्रोविंस, उस तरह से। तो उनको दे दिए थे पहले, उससे पहले तक दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल, जो मेन गवर्नमेंट था। ठीक है, ना उन्होंने दे दिया है, सो दैट वो डिसेंट्रलाइजेशन यू कैन से। इफ यू लुक एट इंडियन लेजिस्लेशन ऑल्सो, जो हमारा उसमें तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हमें कौन सा है, कॉन्करेंट लिस्ट एक होता है, सेंट्रल वाला एक लिस्ट होता है, स्टेट वाला लिस्ट होता है, मतलब किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेंटर में कई सारे आते हैं, स्टेट में कई सारे आते हैं। स्टेट में ये एग्रीकल्चर स्टेट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्करेंट में कॉमन, जैसे कि लेबर वाला है, दैट इज फॉर कॉमन। सो हियर वो मेन रहेंगे ना, जिस लिस्ट में जो टॉपिक रहेगा उस लिस्ट के लिए वो ना दैट पर्टिकुलर जो भी ले रहा है दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल। लाइक एग्रीकल्चर के लिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द स्टेट्स, इट लाइज विद द स्टेट्स। दो सेंटर सपोर्ट्स देम, बट स्टिल द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट्स इटसेल्फ। तो उस तरह से ना उसके बाद उन्होंने क्या किया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो इन्होंने इसको लॉन्च किया था 1928 में, एंड वो कमीशन ने बोला कि नहीं, अभी हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करना है इंडिया में जो दैट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। एजुकेशन में भी बहुत कम था, बट उस टाइम के लिए रिसर्च पे ही था। एंड बेस्ड ऑन दैट आईसीएआर वाज डेवलप्ड इन 1929। ठीक है, उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम मिल गया था, देन ऑन जून 10 1948 वी रीनेम्ड इट एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट इन 1948 ये अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन है, उसके अंडर है। ठीक है, नाउ इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन था, अब बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री वी शुड हैव और आवर ओन एजुकेशनल सिस्टम, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च का। लेकिन इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उस टाइम के लिए ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे related to agriculture, research, colleges sort of. वो सब थे ना, who will take the responsibility? Then ICAR, it has come forward saying that okay, we'll take the responsibility. We'll take the onus of coordinating and driving all these institutions forward, and as part of which they have created this NARS. NARS का basic एक ही काम है, objective, to look at or to improve the or to manage the Indian agricultural education and research. ठीक है, and now ICAR has become the apex body for coordinating, guiding and managing research and education in agriculture, including horticulture, fisheries and animal sciences in the entire country. ठीक है, एंड इनके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर्स, ये सब बहुत सारे हैं, एंड देखिए दे आर कीप ऑन डेवलपिंग मोर एज वेल। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे कैमल्स का है, राजस्थान उस तरफ जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहाँ पे कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस तरह से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे स्टार्टेड डेवलपिंग। सो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, एंड ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। सो आज के डेट में 102 ICAR इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जिसमें 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है एंड 65 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। एंड इंडिया में सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 1960 में जो डेवलप किया गया था, एंड दैट इज GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन पंतनगर, जो एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ यूएसए। नाउ यूएसए में उन्होंने जो भी यूनिवर्सिटीज वो डेवलप कर रहे थे, उनको लैंड दे दिया गया था कि एंड दे एक्सपेक्टेड कि आप इस पे अब डेवलप करो। तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, तो उन्होंने लैंड दिया था। सो ICAR ने वहां पे एक यूनिवर्सिटी डेवलप किया, एंड दैट इज GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी।
अभी वो उत्तराखंड में, ऐसे फिर कई सारे, हर स्टेट के लिए अपना एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी डेवलप हो गया, ठीक है। नाउ ये है पूरा एनएआर इसका सिस्टम, ये आईसीआर है मेन, राइट। इसके अंडर कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, बट along with that they have to coordinate with other organizations and other institutions also, like private organizations, like scientific organizations, like government departments and other ministries, वो सब आईसीआर ही करता है। सो ये उसका पूरा व्हाट विल से नेटवर्क है। ठीक है। सो दीज आर, ये आपके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज दीज आर सम ऑफ द established units in the form of institutes, in the form of universities, in the form of research centers, in the form of coordinated research projects or national bureaus, which have been developed under ICAR. These are all under the ambit of ICAR only. And these are the four deemed universities. Deemed matlab they have all the capability of being recognized as a university. ओके। सो उस तरह के डीम्ड यूनिवर्सिटीज आज के डेट में है फोर अंडर आईसीआर। दीज आर द वेरियस नेशनल रिसर्च सेंटर्स, दीज आर द नेशनल ब्यूरोज, दीज आर द डायरेक्टरेट्स और द प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स। ये इसका नंबर तो चेंज होता रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, उस पर वर्क करते रहते हैं। एंड दीज आर द वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अंडर आईसीआर इन इंडिया, ठीक है। सो फिर आप पूछोगे मैम ये सब आपको याद रखना पड़ेगा? नहीं, मेजरली आप अपना स्टेट का देख लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश में जो भी अगर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर आईसीआर, वो एक बार देख लीजिएगा, इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है ये एक्वाकल्चर फिशरीज रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ये तो आपको सारे याद रखना ही पड़ेगा। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है, एंड द लोकेशन, नेम एंड लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सारे हमारे आईसीआर के साइट से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए कई जगह पे आपको फोटो गैलरी गंगा एक्वेरियम ऐसे दिखेगा, जो वहाँ पे क्लिकेबल लिंक्स में थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको समझा दिया कि रेफर्स टू सम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर वेयर न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज और न्यू टेक्नोलॉजीज आर इम्प्लीमेंटेड। व्हाई? दिस इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। दो टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा ऑलवेज, जो अभी जो भी वर्क कर रहे हैं हम लोग, देयर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्शन तो ओवरऑल प्रोडक्शन, कितने एरिया में कितना प्रोड्यूस आ रहा है। प्रोडक्टिविटी वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द पर यूनिट प्रोडक्शन विच इज प्रोडक्टिविटी। सो वो प्रोडक्टिविटी, इन दोनों को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग जो भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से वो कर रहे हैं। एंड दीज आर द वेरियस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस दैट हैव वी हैव टेकन अप इन इंडिया, लाइक जूट प्रोडक्शन के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। एंड इसके लिए एक ऐसी, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, दे वर लुकिंग और कोऑर्डिनेटिंग दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन एंड दे हैव contributed a lot to that, तो them we are considering as father of or mother of that revolution, ठीक है। सो हर जगह पे आपको फादर्स ही दिखेंगे, बट एक सिल्वर रेवोल्यूशन है पोल्ट्री प्रोडक्शन का, हियर वी कंसिडर इंदिरा गांधी एज द मदर ऑफ दिस रेवोल्यूशन, ओके। एंड बाकी ये आपको, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस रेवोल्यूशंस, यहाँ पे मैंने और दे दिया है, ठीक है। एंड जनरली इतना इन डेप्थ तो पूछते नहीं, बट स्टिल यू शुड नो एटलीस्ट कौन सा रेवोल्यूशन कौन से प्रोडक्ट के लिए है एंड हु इज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेवोल्यूशन। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि टू प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ टेबल्स सो दैट आपका रिविजन इजी हो जाए, ठीक है। ओके, ये सारे हमारे रेवोल्यूशंस के वो है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास होता है ना, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग द कंटेंट ऑन द सेम डे और एटलीस्ट बाय नेक्स्ट डे, उसका आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। एंड कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द कंटेंट यू गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, दैट विल हेल्प अदर्स एज वेल। एंड नहीं तो आप लाइव क्लासेस में भी, अभी तो हमारे लाइव क्लासेस कंटिन्यूअसली रहेंगे, तो इसमें भी आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेवोल्यूशंस का। नाउ दीज आर द फादर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर डिसिप्लिन्स और कॉन्सेप्ट्स, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है।
जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कीप ऑन मार्किंग देम स्टार। ओके एंड मैं आपको अनोटेटेड पीडीएफ ही प्रोवाइड करूंगी सो दैट जो भी मैंने लिखा है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ्स में। एंड जहाँ पे भी मैंने स्टार मार्क लगाया है प्लीज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में पहले लेने का मतलब ये भी है कि आपको इतना टाइम है तो डेली एटलीस्ट एक आधे फादर्स का भी या फिर कुछ डेफिनेशंस का भी आप देख लोगे बाय द टाइम योर एग्जाम टाइम आ रहा है so आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। मैं अभी एग्रोनॉमी का स्टार्ट करती हूँ। डू यू वांट टू टेक अ ब्रेक 5 मिनट ब्रेक? यस। और शैल आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक? एनीवेज 1 आवर के बाद मतलब 20 मिनट्स के बाद तो मैं ब्रेक दूंगी ही आपको 5 मिनट्स या दो 2 to 4 मिनट्स का। यस एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? यस नो क्वेश्चंस? ठीक है। Okay, we'll start with the next topic then. So here we are with the next topic and actually ये आपका स्टार्टिंग टॉपिक दिखाते हैं आपके सिलेबस में बट विदाउट द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी करना मतलब अधूरा रहेगा। ओके। सो हियर वी आर विथ एग्रोनॉमी वन ऑफ द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए स्पेशली एडीओ के लिए बिकॉज आप का जो है पूरा एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी मतलब फील्ड क्रॉप्स में ही ज़्यादा आपका रहेगा। ठीक है। सो ये पुराना वाला सिलेबस शीट मैंने यहाँ पे लगाया है। यू कैन लीव इट। मैंने ऑलरेडी जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको दिखा दिया है। ठीक है। एग्रीकल्चर का ऑलरेडी ये हमने देख लिया है सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस। सो हियर ये ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर अगेन विल बी डीलिंग विद दिस व्हेन वी स्टार्ट विद द टॉपिक हॉर्टिकल्चर। सो डोंट फ्रेट कि अभी हमने कवर नहीं किया है, ये हम लोग हॉर्टिकल्चर वाले टॉपिक के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है। नाउ कम्स व्हाट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कर रहे हैं तो यू शुड नो। सो एग्रोनॉमी इट इज ए ग्रीक वर्ड अनलाइक एग्रीकल्चर वर्ड जो लैटिन वर्ड है। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। नाउ व्हाट अगर आप एग्रोनॉमी को डिफाइन करना है सो दिस इज व्हाट इट इज एग्रीकल्चरल साइंस वन ऑफ द ब्रांचेस राइट। एग्रोनॉमी वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। हमने देखा है 3 ग्रुप्स है एग्रीकल्चर के एंड 7 ब्रांचेस है राइट। सो उसी में एग्रोनॉमी भी एक बड़ा ब्रांच है बहुत ह्यूज ब्रांच है जिसमें बहुत सारा सब टॉपिक्स है। एंड इट इज दैट एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। एंड पिएट्रो डी क्रेसेंसी इज अ फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे डेवलप किए हैं जो एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड इफ यू लुक एट एग्रोनॉमी सिंपलर टर्म्स अगर आपको एग्रोनॉमी समझना है तो it is balance or it is a relationship between the soil, the crop and the environment. Now एक क्रॉप है वो सॉइल में हम लोग उगा रहे हैं। ठीक है। सो सॉइल एंड क्रॉप एंड इट हैज टू हैज अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ओनली देन इट कैन थ्राइव। यू कैन से दैट मैं वीट ले जाके हॉट समर में साउथ इंडिया में उसको उगाऊंगा। सॉइल है क्रॉप है बट उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है सो दैट कांट सर्वाइव। सो दीज 3 you can say as the main pillars of agronomy
and the relationship between these three will actually it develops the subject agronomy. ठीक है. कुछ क्वेरी आया है, लेट मी सी, वन सेकेंड. यस नानू, ये न्यू बैच है, इसमें मैंने ओल्ड बैच भी हम लोग ऐड किए हैं. ठीक है, सो दैट उनका एक रिवीजन हो जाए. एंड नए बैच वालों के लिए तो जैसे हम लोग पहले आपको पढ़ाए, मतलब जो पुराने वाले बैच को पढ़ाए थे उसी तरह से पढ़ा रहे हैं. यस, होप इट इज क्लियर. इसमें दोनों ही है. नाउ क्रॉप साइंसेस में थीम हमने देखा है, सेंट्रल थीम इसमें क्रॉप आता है, सॉइल जिसमें वो उग रहा है, एंड द एनवायरनमेंट. सो दीज थ्री साइंसेस विल बी स्टडीइंग. एंड इसमें ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैं बता रही हूँ कि ये क्रॉप है, इसका सॉइल साइंस ये है, ऐसा नहीं है. बट नेचुरली हम लोग उसको पढ़ लेंगे. ठीक है. सो डोंट एक्सपेक्ट कि एक क्रॉप का हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका सॉइल साइंसेस क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उतना नहीं. उसको क्या टेम्परेचर में वो उग सकता है, उसमें कितना पानी चाहिए, किस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो आएगा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल, उस तरह से. उतना ही हम लोग उस इसमें करेंगे, उतना ही जानना जरूरी है आपको, उतना इन डेप्थ. ठीक है. सो क्रॉप साइंसेस में हम लोग क्या क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के वी आर मोर कंसर्न विद द सिलेक्शन, इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. उसका प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करें, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें. ओके. सॉइल साइंसेस में अगेन सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स, हाउ इट विल हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. उसमें क्या क्या फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल बायोफिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ऑल दैट. सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सॉइल्स, कि कितने तरह के सॉइल्स है, कितने तरह के उनके सॉइल फर्टिलिटी क्या है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका हम लोग और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं फर्टिलिटी, एंड ऑल दैट. एनवायरमेंटल में हाउ what are the various factors or the components of environment that impacts the growth of the crop, like उसका टेम्परेचर क्या है, उसको किस तरह से मेजर करते हैं, ऑल दैट विल बी डूइंग इन द मेट्रोलॉजी टॉपिक. ठीक है. Now, if you look at the dimensions of agronomy, there are four major dimensions. हमने देखा agronomy मतलब it is a relationship among between the crop, soil and the environment. Now, what are the dimensions? How किस तरह से वो अलग अलग है, components you can say, factors you can say. Physical dimension जिसमें soil, physically we are able to see soil, water, nutrients, solar radiation, all these are the physical dimensions of the agronomy, जो एक्चुअली कई बार कुछ सॉइल वाले टॉपिक में आते हैं. ओके. एंड कुछ एनवायरमेंटल वाले टॉपिक में आते हैं. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, हम लोग एक्सक्लूसिवली सेग्रीगेटली नहीं करने वाले हैं, बट एज ए व्हाट यूल से इनहेरेंट और कोर सब्जेक्ट ऑफ एग्रोनॉमी, उस तरह से करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल डिमेंशन, जिसमें क्रॉप्स खुद आते हैं, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, एंड उसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द क्रॉप्स एक्सेट्रा. इकोनॉमिक डिमेंशन, फार्म स्ट्रक्चर क्या है, ओनरशिप क्या है, उसका मार्केटिंग किस तरह से हो रहा है प्रोड्यूस का, हाउ वी आर एक क्रॉप सिलेक्शन भी इट इट कैन बी बेस्ड ऑन द लोकल मार्केट्स डिमांड. वहां पे किस तरह का डिमांड है, बेस्ड ऑन दैट द फार्मर कैन गो फॉर क्रॉप सिलेक्शन. सो वो. एंड सोशल डिमेंशन, इसमें फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन. अगर वहाँ एक एरिया ऐसा है जहाँ पे फार्मर्स बहुत ही अच्छे एजुकेटेड है, तो वहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से या कुछ है एग्रीकल्चर में, दैट वो इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे. सो दैट विल ऑब्वियसली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो एक जगह पे ऐसा है कि बिल्कुल मतलब एजुकेशन है नहीं, इलिटरेट से जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है वही चल रहा है, तो वहां तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगा. सो हियर द सोशल डिमेंशन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर. ठीक है. कई बार हम लोग उसको पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ एग्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं अंडर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है. सो ये हो गया हमारा डिमेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैसे डिमेंशंस. एंड देन देर आर वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रोनॉमी लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, क्रॉप इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, उसका
एडोफोलॉजी, कई सारे हैं। यहाँ मैंने कुछ ही डिसिप्लिन्स मैंने यहाँ पे दिया है। देर आर वेरियस अदर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रोनॉमी। मेट्रोलॉजी हो गया आपका, आपका सॉइल साइंसेस हो गया, दैट इज एडोफोलॉजी, या फिर पेडोलॉजी, कई सारी चीजें हैं। सो फ्यू आई हैव हाईलाइटेड हियर, बट देर आर मेनी डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रोनॉमी। एज आई सेड, वो हम लोग मिक्स में करेंगे, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग एनी फर्दर, सबसे हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। व्हाट इज अ क्रॉप? एनी कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज ग्रोन कमर्शियल ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कॉल्ड एज ए क्रॉप। अब एक के पास घर में छोटा सा ना वो है, उसने उसमें कुछ मेथी धनिया वो सब उगाया है, कैन यू कॉल दैट ए क्रॉप? Because that he is not growing on a large scale and he's not growing for commercial purposes, जो household purposes के लिए कर रहे हैं, that you can't call a crop. Crop is something you know large scale में जो करे, and that too for commercial purposes, because we are treating this as unit, as a business unit. In that case we'll consider that as a crop, like your wheat, field rice, ये सब। एंड इफ यू लुक एट द क्रॉप प्लांट्स, ये हो गया क्रॉप प्लांट्स। इसमें तीन तरह के क्रॉप प्लांट्स है। वन गार्डन क्रॉप्स, इट इज किचन गार्डन्स, फ्लावर गार्डन्स या बैकयार्ड गार्डन्स होते हैं, जो कई बार नॉट ओनली फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, जो एक्स्ट्रा होता है नो दैट दे विल सेंड फॉर कमर्शियल, नो दे रेज फॉर कमर्शियल पर्पसेस एज वेल। सो गार्डन क्रॉप्स जहाँ पे मिक्स्ड होते हैं आपके, मतलब आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नो सीरियल क्रॉप्स, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड क्रॉप्स, जहाँ पे हमें नो एरेबल क्रॉप्स, दे हैव टू prepare the land, sow the seed, and then they'll raise the crop. And generally field crops ये है जो कमर्शियल में होता है। एंड एग्रोनॉमी पूरा ये फील्ड क्रॉप्स का ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जो एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें ये फील्ड क्रॉप्स का ही हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स जो जनरली पेरिनियल होते हैं। फील्ड क्रॉप्स में क्या है? सीजनल। इट कैन बी एन एनुअल क्रॉप और ए बाइएनियल क्रॉप, जनरली नॉट मोर देन दैट, जनरली एनुअल क्रॉप्स ही होते हैं। बट प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या है? दे आर कमर्शियल, दैट दे आर पेरिनियल क्रॉप्स। एक बार हार्वेस्ट हो गया, अगेन दे विल गिव न्यू फ्लश, अगेन हार्वेस्ट। सो उनका एज होता है क्लोज टू 25 to 60 ईयर्स के आसपास। कुछ थोड़े कम होते हैं, कुछ और थोड़े ज्यादा होते हैं, बट अदरवाइज वी से नॉट इवन नॉट 25 ईयर्स, वो तो एक्सक्लूसिवली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हो गया। 5 ईयर्स प्लस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो प्लांटेशन क्रॉप्स में जनरली उनका प्रोड्यूस हम लोग रॉ यूज नहीं कर सकते, दे हैव टू अंडरगो सम प्रोसेसिंग, only then we'll be able to consume them, ठीक है। सो लाइक टी एस्टेट्स, टी लीव्स आप डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हो? नो, पहले उसको हम लोग थोड़ा सा क्यूरिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको उबालेंगे पानी में, ओनली देन विल कंज्यूम। कॉफी, कॉफी बीन्स उसको पहले अच्छे से रोस्ट करेंगे, पाउडर करेंगे। बीटल नट, उसको भी थोड़ा सा ड्राई करेंगे, उसके बाद ही तो डायरेक्टली ऐसे प्लक करके हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। such they need to undergo some processing, so that crops generally they fall under plantation, ठीक है। these are perennial in nature. Now if we look at the cropland, generally field crops का classification है, बहुत important है आपके लिए। classification of crop plants based on various factors, different different factors, कि उनका economic part के basis पे एक classification है, उनका life cycle ontogeny उसके basis पे एक classification है, उनका scientific और botanical classification मतलब monocots, dicots, उस तरह से। mode of pollination, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, कई सारे सीजन्स, कौन से सीजन्स में आ रहे, क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे कई सारे क्लासिफिकेशन है प्लांट क्रॉप्स का, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग डिटेलली करेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक दूंगी, सम 2 to 3 minutes, नॉट मोर देन दैट, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है। विल कंप्लीट दिस मोस्टली टुडे इटसेल्फ। जस्ट गिव मी 2 to 3 minutes so that I can get some water. ठीक है? Yes. Meanwhile, if you have any queries, you can put in here. मैं आके
Okay, so we are back and we'll start with the classification of field crops based on सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये पता नहीं पहले तो छुप जाता था, अभी एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि देर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। वन ऑफ द फैक्टर्स इज यूज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोड्यूस, किस तरह का उनका प्रोड्यूस है, मतलब किस तरह का इकोनॉमिक पार्ट है, किस तरह से यूज कर रहे हैं उसको, बेस्ड ऑन दैट। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कट शॉर्ट the explanation. So the first one, based on the use of crop plants and their produce, उसमें सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल क्रॉप्स वो है, सिंपलर टर्म्स, स्टार्ची ग्रेन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं ये, ठीक है। पल्सेस क्रॉप्स, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, कमर्शियल फोरेज, किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट। ग्रीन मैन्योर, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स अलग है, ठीक है। नाउ सीरियल्स, दीज आर द कल्टिवेटेड ग्रास ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन्स, एंड ये बेसिक बल्क ऑफ द हमारा फूड होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली फूड लेते हैं, सबसे ज्यादा हमारा होता है सीरियल ही, उसके बाद ही पल्सेस, फैट्स, जो ऑयल्स है एंड अदर दे टेक पार्ट, राइट। नाउ व्हेन वी लुक एट सीरियल्स, उसमें दो मेजर ग्रुप्स है, एक तो है मेजर सीरियल क्रॉप्स, दूसरा है मिलेट्स, ठीक है। नाउ मेजर सीरियल क्रॉप्स में क्या है, वो लार्जर ग्रेन के होते हैं, एंड इनका जो सीड कवर होता है ना, वो टू लेयर्स में होता है, जैसे पेलिया एंड लेमा, सिंपलर टर्म्स, जो कैरियोप्सिस फ्रूट होता है ना। उसमें एग्जांपल्स आपके हैं वीट, पैडी, मेज, ये सब है। एंड दूसरा है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स में क्या है, दीज आर द स्मॉल ग्रेन सीरियल्स, जनरली सिंगल कवर में होता है, एंड दे आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस इन फूड, but highly nutritious when compared to your cereal crops. Millets are they have various other micronutrients as well, other than the carbohydrates etc that they have. And millets को again दो groups में हम लोग डाल सकते हैं, एक तो major millets, दूसरा है minor millets. Now major millets generally they are, you can find them in abundance and easier to grow, but again इनको जो irrigation है, proper irrigation जरूरी है। वही minor millets में जो residual moisture होता है, नो प्रीवियस ईयर क्रॉप में हमने बहुत ज्यादा मॉइस्चर दिया है उसको, तो उसका जो रेसिडुअल मॉइस्चर, जो मॉइस्चर बचा हुआ है, उसी में द फार्मर कैन टेक अप द माइनर मिलेट्स। एंड द ब्यूटी ऑफ द मिलेट्स इज दैट इवन इफ द क्रॉप फेल्स, जो उसका स्ट्रॉ होता है या उसका लीव्स जो भी है, दैट ऑल बायोमास दैट कैन बी फेड टू द एनिमल्स, वेस्टेज नहीं होता है। अनलाइक योर सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप्स में क्या है, जनरली उसका जो स्ट्रॉ होता है दैट कांट बी फेड टू द एनिमल्स बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ सिलिका इन देम। उसको बहुत ज्यादा क्यूर करना पड़ता है, उसके बाद ही यू कैन फीड टू द एनिमल्स, दैट टू इन वेरी वेरी रेयर केसेस दैट द फार्मर्स डू, बिकॉज वो पैलेटेबल भी नहीं होते हैं एंड डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो जाता है, ठीक है। एंड लेकिन मिलेट्स में वो दिक्कत नहीं है, दैट कैन बी फेड इवन इफ द क्रॉप फेल्स। एंड इसमें ये सारे मेजर मिलेट्स लाइक बाजरा, सोरगम, रागी, ये सब मेजर मिलेट्स हैं। एंड माइनर मिलेट्स आपके प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। आप आपके यहाँ पे उनका कुछ और नाम हो सकता है, ये तो बेसिक वाला मैंने बताया है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पल्सेस, दैट इज ग्रेन लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं। Majorly Y-legged means to gather, because they fix the atmospheric nitrogen. They gather the atmospheric nitrogen and fix it in the soil with the help of rhizobium bacteria, thereby improving the soil fertility. At the same time, they are providing the nutrition to the plants as well. And इसमें पल्सेस में आपको नाइट्रोजन प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर ओनली दैट that fixation of nitrogen, they are very very important in crop rotations, jahan pe they can be used for improving the soil fertility naturally. Okay, and these are also regarded as pulses, these are regarded as the building blocks of living organisms for the high protein content. These are the various pulses that you can see here, ठीक है। नाउ पल्सेस में ही तीन तरह के पल्सेस है, एक तो ग्राम्स है, ठीक है। जनरली ये ग्रेन, इसका ग्रेन जो है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस। एंड ग्राम्स की पेक्यूलियरिटी क्या है, दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम विथ प्रॉपर केयर।
ओके। एंड उसमें बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, ये सब आते हैं। दूसरा है बीन्स। जनरली ये दीज आर यूज्ड एज वेजिटेबल, बट इसकी सीड्स भी हम लोग कमर्शियली यूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए यू कांट स्टोर दीज सीड्स बिकॉज दे विल लूज देयर वायबिलिटी वेरी क्विकली, लाइक योर क्लस्टर बीन, फ्रेंच बीन, सोय बीन, फील्ड बीन, ये सब वेजिटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एज योर सीड्स ऑल्सो। लेकिन एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो लॉन्ग टर्म के लिए सीड्स इसको स्टोर नहीं कर सकते। तीसरा है हमारा पीस। ये डिफरेंट है ना, बहुत ही अलग क्लास है लेग्यूम्स का ही अंडर पल्स क्रॉप्स, जिसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है, एंड बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं ये, along विथ देयर प्रोविजन ऑफ रिच फाइबर। जो फाइबर हमें बीन से भी मिलती है, ग्राम से भी मिलती है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल द काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स दैट पीस प्रोवाइड वो इन दोनों में नहीं रहता है। ठीक है। एंड स्पेसिफिक जीनस के बिलोंग करते हैं पी एंड काउपी। ठीक है, दो मेजर है। एंड उसके बाद आता है हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल्स, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ऑयल के लिए हम लोग रेज करते हैं। एक तो इसमें एडिबल ऑयल क्रॉप्स है, नॉन एडिबल ऑयल क्रॉप्स। एडिबल ऑयल क्रॉप्स यू नो दैट वी कैन कंज्यूम दैट ऑयल, ह्यूमन कंजम्पशन। वही नॉन एडिबल, वो जनरली डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, बट इन मेडिसिनल पर्पसेस और लाइटिंग पर्पसेस वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सैफलर, सोयाबीन एक्सेट्रा। नॉन एडिबल क्रॉप्स में आपका करंजा, महुआ, कैस्टर सीड्स, ये कैस्टर सीड्स है। उस मेडिसिनल, इसको तो कैस्टर सीड्स का मेडिसिनल पर्पसेस में यूज होता है। ये महुआ एंड करंजा ऑयल लाइटिंग द लैम्प्स, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइबर क्रॉप्स। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो फाइबर देते हैं, एंड विच आर यूज फॉर क्लोथिंग, रोप मेकिंग, कारपेट मेकिंग एक्सेट्रा। एंड based on the part from which these fibers are extracted, there are three major types of fiber crops. One is a fruit fibers, stem or stalk or bast fibers, leaf fibers or the hard fibers. Fruit fibers, the name itself suggests fruit से इसका हम लोग फाइबर निकालते हैं, like your cotton and silk cotton. स्टेम, स्टॉक और बेस्ट फाइबर्स, इनके स्टेम्स से हम लोग फाइबर निकालते हैं। ये कॉटन हो गया, मिस्ता है, लाइक जूट, मेस्ता, लिनसीड, इनके स्टेम्स से हम लोग फाइबर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके। एंड ये जो फाइबर्स का एक्सट्रैक्शन है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, दिस ऑल विल स्टडी अंडर एक स्पेसिफिक क्लास लूंगी मैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करके। उसमें मैं आपको ये सारे जो अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ पेक्यूलियर होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, सो वो सारे हम लोग उस पर्टिकुलर क्लास में करेंगे। 1 घंटे का क्लास है, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसमें मैं ये स्टेम स्टॉक या बास्ट फाइबर्स का एक्सट्रैक्शन मैं आपको बताऊंगी विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अभी ये समझ लीजिए कि द फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम। लीफ और हार्ड फाइबर्स दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स। ये अगेव है सिसल या मनीला हेम्प, दोनों में से लीव्स से ही फाइबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे शुगर क्रॉप्स। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो शुगर या स्टार्च हमें देते हैं, लाइक योर बीट रूट, शुगर केन एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा है कमर्शियल क्रॉप्स। जब भी हम लोग ना, वेन एवर द फार्मर वॉट एवर द प्रोड्यूस दैट ही इज जनरेटिंग, इफ मोर देन 75% ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर ट्रेड ओनली, देन वी कैन कंसिडर दैट एज ए कमर्शियल क्रॉप। कई बार होता है उसने पैडी उगाया है, ही विल स्टॉक फॉर हिज नो ओन कंजम्पशन along with trading, that is marketing. So whenever वो marketing वाला 75% से ज्यादा हो जाता है, then we'll call it as a commercial crop. Like your sugar cane, tobacco, cotton, इनको commercial crops के साथ साथ ये tobacco, cotton, sugar cane को cash crops भी कहा जाता है। ठीक है। बिकॉज ये जनरली कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन के लिए नहीं, बाहर का ना बेचने के लिए होता है। अगेन दैट हैज टू बी प्रोसेस्ड बिफोर कंज्यूमिंग। ओके। शुगर केन, ओके, डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं नो डाउट, बट मेजरली ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग विल कंज्यूम दैट। कॉटन, दैट ऑल्सो, टोबैको, दैट ऑल्सो। सो ऑल दीज आर कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स में आप पैडी भी लिख सकते हो, ठीक है, बट कैश क्रॉप्स में आप सिर्फ शुगर केन, कॉटन या टोबैको लिख सकते हो। प्लीज बी केयरफुल, देयर इज सटल डिफरेंस बिटवीन बोथ।
नेक्स्ट आता है फोरेज क्रॉप्स। अब ह्यूमन बींग्स के लिए इतना है तो एनिमल्स के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, सो दैट ऑल फॉल अंडर द फोरेज क्रॉप्स। नाउ दीज क्रॉप्स आर दोज दैट आर ग्रोन फॉर वेजिटेटिव मैटर, दैट इज दैट बायोमास, लीव्स, स्टेम्स एक्सेट्रा, फॉर इधर फ्रेशली वो खा सकते हैं, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को, और प्रिजर्व्ड लाइक योर साइलोस एक्सेट्रा, साइलेज, सॉरी नॉट साइलोस, वो तो स्टोरेज सिस्टम्स है, साइलेज। सो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए फीड फॉर एनिमल्स, दैट इंक्लूड्स द फॉडर, डायरेक्टली आप कट करके, चॉप करके फ्रेश एनिमल्स को खिला रहे हो, हे दैट इज ड्राइड एंड देन फेड टू द एनिमल्स। जनरली जब बल्क में आता है दे स्टोर देम, नो ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं, एंड ड्यूरिंग लीन सीजन दे विल फीड द हे टू द एनिमल्स। साइलेज, साइलेज भी जब ग्लट आता है ना, बहुत ज्यादा सीजन में होता है, देन स्पेशली सी साइलेज क्रॉप्स, द क्रॉप्स लाइक crop, corn, legume, grasses that have been harvested at early maturity, finely chopped, they are packed tightly to exclude air, एनारोबिक कंडीशन बिल्कुल पैक करके, एंड इधर नो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं साइलोस, उसमें बिल्कुल पैक करके काउडंग से उन सबसे बिल्कुल प्लास्टर कर देते हैं, एंड वो उसमें फर्मेंट होते रहते हैं। सो आफ्टर फ्यू डेज दे डिग इट आउट, okay, keep it in the open space for some time so that uska jo gases है that all can be released, and then that can be fed to the animals. Again lean period में generally silage use होता है, और pastures directly बड़े बड़े grasslands है उसमें वहाँ animals को छोड़ दिया है, they keep on grazing there itself. सो ये सारे हमारे फोरेज क्रॉप्स हो गए। नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। हियर वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द प्लांट टिश्यूज इनटू द सॉइल। जैसे लेग्यूम फैमिली मेंबर्स है, उसमें क्या है, दे आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन। सो आफ्टर द हार्वेस्ट, लाइक कॉफी का हार्वेस्ट होता है या फिर किसी लेग्यूम का पॉड्स ये सब हार्वेस्ट होने के बाद फार्मर्स जनरली वो स्ट्रॉ को निकालते नहीं, दे टेंड टू प्लाउ बैक दैट इनटू द सॉइल, ओके, एंड दैट विल इम्प्रूव द फर्टिलिटी। एंड कुछ तो क्रॉप्स एक्सक्लूसिवली उसी के लिए उगाते हैं, ओके, लाइक योर सन हेम्प, डेंचा एक्सेट्रा, दोज आर कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ओके, ग्रीन मैन्यूरिंग भी एक्सिटू और इंसिटू होता है। ये जो आपने पढ़ा है ये इंसिटू है। एक्सिटू मतलब कहीं और से लीव्स, लेग्यूम क्रॉप के लीव्स लाके दैट वी आर स्प्रेडिंग ऑन द फील्ड, इन द फील्ड, एंड देन प्लविंग दैट इनटू द सॉइल, दैट इज एक्सिटू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पाइसेस क्रॉप। नाउ दीज, ये पूरा पूरा हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, दे ओनली एड फ्लेवर or taste or some nutrition to the food that we are consuming, like your garlic, ginger, turmeric, etc. ठीक है, now ये हो गया हमारा क्विक रिकैप। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा, अगेन ऑल दिस एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे, बेस्ड ऑन सीजन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बेस्ड ऑन द सीजन्स, नो व्हेन वी लुक एट एग्रीकल्चर, वो हम लोग देखते हैं कि वो एग्रीकल्चर ईयर जून फर्स्ट ऑफ दिस ईयर टू मे एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल कंसिडर दैट एज एन एग्रीकल्चर ईयर, एंड इसको हम लोग तीन सीजन में वी डिवाइड, वन द खरीफ क्रॉप्स, टू रबी क्रॉप्स, एंड थ्री समर या जायद क्रॉप्स। ठीक है, नाउ खरीफ क्रॉप्स में क्या है, सोइंग सीजन कब रहता है इनका, जनरली जून टू जुलाई, हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर टू अक्टूबर। एंड खरीफ क्रॉप की स्पेसिफिक, खरीफ मतलब वो मानसून सीजन, जब बारिश होती है तो वार्म रहता है, वेट भी रहता है, सो दे रिक्वायर वार्म वेट वेदर। एंड जहाँ पे now, जब उनका फ्लावरिंग होता है देन दे रिक्वायर शॉर्टर डे फॉर लेंथ, शॉर्टर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, 9 hours or less sunlight, like your rice, maize, castor, groundnut, peas, not peas, sorry, आपके पीजीएनपी एक्सेट्रा, वो सारे इसमें आते हैं। नाउ रबी क्रॉप, जनरली लेग्यूमिनेसी में जो पल्सेस हम लोग रेयर करते हैं वो सारे आपके खरीफ क्रॉप्स ही हैं, ओके, एंड उसमें एक ही जो रबी क्रॉप है दैट इज द बंगाल ग्राम। ठीक है, नो रबी क्रॉप आता है हमारा अक्टूबर टू नवंबर, जिसका हार्वेस्टिंग होता है मार्च टू अप्रैल। ठीक है, एंड दे रिक्वायर कोल्ड ड्राई वेदर फॉर द मेजर ग्रोथ पीरियड, बट व्हेन इट कम्स टू फ्लावरिंग ऑलवेज, जो फ्लावरिंग है ना उसका रिक्वायरमेंट कई बार बहुत अलग रहता है, इनका फ्लावरिंग के लिए दे रिक्वायर लॉन्गर डेज फॉर फ्लावरिंग। सो रबी क्रॉप्स जैसे बाय द टाइम दे रीच नो फ्लावरिंग स्टेज, जो लेंथ ऑफ द डे है ना वो इंक्रीज होता रहता है। खरीफ क्रॉप बाय द टाइम दे रीच दैट सितंबर अक्टूबर ना, उससे पहले ही होता है द फ्लावरिंग, तो उस टाइम पे द डेज स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर।
ठीक है। सो वीट, मस्टर्ड, बार्ली, ओट्स, पोटैटो, ये सारे हमारे रबी क्रॉप्स हैं। नाउ समर या जायद क्रॉप्स, नाउ ये वो है जो समर में आते हैं एक्सक्लूसिवली। जैसे फेब मार्च में सोइंग होता है, इनका हार्वेस्टिंग होता है मई जून में। दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर, अनलाइक यहाँ पे वार्म वेट वेदर, दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर एंड दे नो दे रिक्वायर लॉन्गर day length for flowering, like your black gram, green gram, sesame है, cowpea, etc. They all can be taken up as summer or जायद crops. So pulses में generally ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया था, समर या फिर खरीफ में ही होते हैं, बट बंगाल ग्राम इज द ओनली क्रॉप, पल्स क्रॉप, दैट इज टेकन अप ड्यूरिंग रबी, एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग रबी। ओके, बहुत ठंड उनको चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम पे बहुत कम रहते हैं रबी में। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द ऑन्टोजेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपलैंड्स बेस्ड ऑन ऑन्टोजेन, दैट इज अ लाइफ साइकिल। एनुअल क्रॉप्स, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन और वन ईयर। They produce a seed after that particular season and they will die, like your paddy, wheat. उनको हम लोग रिपीट हार्वेस्ट करके फिर छोड़ नहीं सकते कि हाँ विल गेट अनदर फ्लश, नो। बाइएनियल, दे generally have 2 years life cycle or 2 seasons. जनरली फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सीजन में क्या करते हैं, दे फोकस मोर ऑन वेजिटेटिव ग्रोथ। सेकेंड सीजन में दे जनरली यूटिलाइज वॉट एवर दैट दे हैव स्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन एंड they reproduce, they generate the seeds. Okay, like your sugar beet, best example. Though sugar beet is a biennial crop, it is commercially propagated as a annual crop because we need that taproot, वो जो food store कर रहा है। So because of which जो biennial है उसको अगर अगले साल के लिए छोड़ेंगे तो whatever the food that it has stored in that root, that will utilize that and generate, it reproduces, seeds produce करती है। So to avoid that, we are the commercial part उसका वही है। ओके, सो ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ऑन्टोजेनिकली and commercially. This is one of the crops that is grown for different purpose. मतलब जो ऑन्टोजेनिकली वो बाइएनियल है, इट इज ग्रोन एज एन एनुअल क्रॉप एंड दैट इज शुगर बीट। पेरिनियल क्रॉप्स जो मैंने बताया, थ्री ना, दे मोर नंबर ऑफ फ्लशेस, एक बार कट किया फिर आएगा, कट किया फिर आएगा, उस तरह से। सो मिनिमम 3 years, 3 seasons से ज्यादा अगर उसने निकाला, देन वी कैन कंसिडर दैट एज पेरिनियल क्रॉप्स। इट कैन बी सीड बेरिंग या नॉन सीड बेरिंग, दोनों तरह से होते हैं। लाइक हमारे फॉडर ग्रासेस, ये सारे पेरिनियल क्रॉप्स है। कोकोनट पेरिनियल क्रॉप है, आपके जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो सारे पेरिनियल क्रॉप्स है। ओके, सो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि उन्होंने पेरिनियल क्रॉप्स ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिनियल क्रॉप, उसमें उन्होंने फॉडर का दिया था एंड फिर कुछ और दिया था एंड उसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ग्रास का है तो वो एनुअल हो सकता है करके। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, लाइक मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एक्सेट्रा। बहुत बेसिक है ये, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके। मोनोकॉट्स वही सिंगल कॉटलेडन, डाइकॉट, डाइकॉटलेडन। मोनोकॉट्स में हमें पैरेलल विनेशन मिलता है जैसे हमारे ग्रासेस, प्लांट्स। ओके, वही डाइकॉट्स में हमारे ब्रांच्ड विनेशन होता है। मोनोकॉट्स में फ्लोरल पार्ट्स मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं जनरली, इसके डाइकॉट्स में 4 और 5 पार्ट्स। वैस्कुलर बंडल्स दैट इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम, वो मोनोकॉट्स में दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम, बट इन डाइकॉट्स वो रिंग्स में अरेंज होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, ये आउटर रिंग हमेशा केम्बियम, नो, दे कीप ऑन डाइंग एंड न्यू रिंग्स आर एडेड। सो एनुअल रिंग्स, उसी के बेस पे हम लोग प्लांट का एज भी बता सकते हैं जनरली ट्रीज में। मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है जिसमें एक मेन रूट एंड द ब्रांचेस। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, इसमें इतना हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ना ज़रूरत नहीं है, that's not as part of your syllabus. Carolus Linnaeus, a Swedish botanist, was responsible for the binomial system of classification. You know binomial system and binomial nomenclature, जिसमें genus and species दोनों होते हैं। ठीक है, जो अभी हमने डाइकॉटलेडन्स या मोनोकॉट्स पढ़ा है, दैट कम्स अंडर द डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, जिसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पॉलिनेशन, कौन से मोड पे पॉलिनेशन होता है। बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनेशन। इट इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा
एंड पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। एंड मेल स्टेमेन में एंथर एंड फिलामेंट। इसी एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दैट द पोलन विल रीच द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब डेवलप होता है। उसमें जो मेन गैमेट्स होते हैं दैट रीच द ओव्यूल एंड दे फ्यूज विद दैट एंड zygote डेवलप होता है। and this ovule will develop into seed and generally the ovary will develop into fruit, and wahi zygote later embryo later seed it will develop. And if you look at the mode of pollination, that is different class types of plants, naturally self pollinated plants जिसमें ये सारे examples are rice, pulses, okra, tobacco. Naturally cross pollinated, okay, क्रॉस पॉलिनेशन होता है मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ही जो पोलन दैट कैन फर्टिलाइज द ओव्यूल। नेक्स्ट बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन लाइक कॉटन एंड sorghum में दोनों ही होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, खुद का ही पोलन उसको कर रहा है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। नो बेस्ड ऑन दिस मोड ऑफ पॉलिनेशन, इसका एक और है पॉलिनेशन का ही, जितना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा इतना ज्यादा हेटेरोजाइगोसिटी इम्प्रूव होगा। एंड हेटेरोजाइगोसिटी क्या है, वो चेंजेस लाता रहता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन जीनोम मेकअप। सो उसमें इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स ऑल्सो, ना क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा होता है कुछ वेराइटी लाने के लिए। सो फॉर दैट कई बार क्रॉप्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। कई बार कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल टेंडेंसीज वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इन दोनों का ना हम लोग जब मैं अभी कंटेंट बना रही थी उसका प्लांट ब्रीडिंग का, उसमें हम लोग बहुत डिटेलली करेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसमें ज्यादा उसमें घुसेंगे नहीं। देर विल डू दैट कि मेल स्टेरिलिटी, कई बार एंथस का पोजीशन अलग होता है टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, से कई सारे है टाइप्स है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर्स द मेल फ्लावर्स, पिस्टिलेट फ्लावर्स द फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स होता है इसमें, and bisexual flowers that year where you have both sexes in the same flower. एंड इसमें एक और टर्म आता है आपको याद रखना पड़े, मोनीशियस एंड डाइशियस। मोनीशियस मतलब अ सिंगल प्लांट दैट बेयर्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, जैसे कि ये है मोनीशियस ना, इसमें मेल फ्लावर्स भी है फीमेल फ्लावर्स भी है, सेम प्लांट पे है। ठीक है, लाइक योर कॉर्न, कुकुरबिट, कैरा, कोकोनट एक्सेट्रा। डाइशियस में क्या है, यूल हैव डिफरेंट, मतलब ये सिर्फ मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स से प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेल फ्लावर्स, ये डाइशियस प्लांट है ना। जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं उस प्लांट को हम लोग जनरली हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है दैट यू नीड टू रिमेम्बर, मोनीशियस, डाइशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एक्सेट्रा। नाउ मोड ऑफ पॉलिनेशन, किस तरह से वो पॉलिनेट हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जनरली वो फ्लावर्स क्लोज्ड ही होते हैं, इवन बिफोर ओपनिंग ओनली वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन में। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में दे नीड सम एजेंट टू ट्रांसफर दैट पोलन, बिकॉज एक प्लांट से दूसरे प्लांट आना है, सो देयर आर वेरियस एजेंट्स। दोज एजेंट्स दे फॉल अंडर टू ग्रुप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एजेंट मतलब उनका कोई लाइफ नहीं होता है, बट स्टिल दे एड इन पॉलिनेशन, लाइक योर विंड। विंड पॉलिनेशन को एनेमोफिली बोलते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं, बर्ड्स पॉलिनेशन को बर्ड्स एंड एनिमल्स इन सबका होता है जूफिली, मतलब ये बायोटिक वाले में आता है। रेप्टाइल्स इन सबका जूफिली में ही आता है। एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस एजेंट्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द रूट, कितना डीप है। शैलो रूटेड क्रॉप्स आर दोस जहाँ पे उनका डेप्थ इट्स नॉट मोर देन 1 मीटर। तो आप सोचते हैं 1 मीटर तो बहुत लंबा होता है, राइट। फिर जो वीट, बार्ली, राई है बहुत सुपरफिशियल होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन जनरली जब आप उस रूट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज रूट व्हाट इट विल डू, ये सॉइल पार्टिकल्स जहां जहां उसको प्लेस मिला है उस तरह से वो घूमता रहता है, सो बहुत वेवी रहता है। फिर एक्सटेंड दैट, अच्छे से स्ट्रेट खींचेंगे ना
इट कैन गो अप टू, नॉट कंप्लीट 1 मीटर। सो जितने भी उस तरह के प्लांट्स हैं जिनका रूट सिस्टम अप टू 1 मीटर उस तरह से जाता है, दैट would be called as shallow rooted crops. Intermediate 1 to 1.5 meters, like faba bean, sugar beet, etc. इसमें मेज भी आप कर सकते हो इंटरमीडिएट वाले में। डीप रूटेड में आपका ग्रेटर देन 1.5 मीटर्स, बहुत ही इन डेप्थ जाते हैं, लाइक अल्फा अल्फा, रेड ग्राम एक्सेट्रा, दे आर वेरी डीप रूटेड क्रॉप्स। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, लाइक योर टेम्परेट, कोल्ड कंडीशंस में आते हैं, ट्रॉपिकल जो नो हॉट कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल बीच में। सो ये इक्वेटर के पास जितना भी आता है ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट यू कैन से, एंड ये हमारा है टेम्परेट जोन। ठीक है। No, temperate zone, they can tolerate chilling temperatures also. बहुत ही low temperatures also they can survive. They grow in latitude between 30 degrees north and 50 degrees south. यहाँ पे why there is difference 30 degrees north में and 50 degrees south में? Because globe earth हमारा ऐसे सीधे नहीं होता है, थोड़ा सा tilted है, okay? Because of which जो sun rays reach होते हैं ना वो थोड़ा अलग इसमें आते हैं, because of which ये difference है। ठीक है। चिलिंग टेम्परेचर्स वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दे कैन सर्वाइव, वीट ओट राई एक्सेट्रा। ट्रॉपिकल क्रॉप्स जहाँ पे बिल्कुल वो लो टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर पाए, मैंगो ले जाके आप बोलेंगे मैं यूएस में उगाऊंगा ओपन इसमें, विल इट हैपन? नो, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं। ओके, सो फ्रॉस्ट बिल्कुल वो सहन नहीं कर सकते, दे कांट सर्वाइव, एंड दे ग्रो इन लैटिट्यूड बिटवीन 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड 20 डिग्रीज साउथ। ठीक है। एंड below 10 degrees हो गया मतलब they will not be able to survive, like your rice, sugarcane, mango, pineapple, etc. Subtropical, they can tolerate some sub-freezing temperature but ज्यादा नहीं। they grow in latitude between 25 degrees north and 40 degrees south. And below 7 degrees जो temperate crop survive कर सकते, they can't, they can be killed. Citrus, date, fig, etc. they are सब ट्रॉपिकल। पोमोग्रेनेट ये भी सब ट्रॉपिकल ही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे उसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन इनका बहुत डिटेलली करेंगे, उनका तो बिल्कुल सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के साथ साथ। सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू वेरी डेप्थ ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, बहुत बेसिक करेंगे। So if you look at the classification of croplands based on photosynthesis, there are various cycles, C3 cycle, C4 cycle, CAM cycle, based on which the plants can be classified into those three groups. Basic photosynthesis matlab it is nothing but carbon fixation or the carbon assimilation. Because we, here as part of this, carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll will be converted into glucose plus oxygen. Okay, so it converts the inorganic carbon, that is a carbon dioxide, into organic compounds, that is carbohydrates, by the living organisms. And one उसी कार्बन फिक्सेशन या कार्बन एसिमिलेशन को ही फोटोसिंथेसिस कर कहते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज यूटिलाइजिंग फोटो लाइट टू कुक इट्स ओन फूड। जैसे कि हम लोग फूड बनाते हैं तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करके अपना फूड बनाते हैं, एंड दैट इंक्लूड द क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द chlorophyll, okay, there are various types of chlorophylls and other pigments. The common pigments in plants include the chlorophylls. उसमें भी A, B, C, D, E ऐसे कई तरह के टाइप्स है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो उनका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, बिकॉज ऑफ विच उनका नाउ why chlorophyll A, chlorophyll B? Because at different wavelengths of light they will be able to absorb the light. Simple. Okay. कैरोटिनॉइड्स में आपको केरोटीन्स एंड xanthophylls होते हैं। केरोटीन्स मतलब ऑरेंज कलर इंपार्टिंग पिगमेंट, एंड येलो कलर, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज केरोटिनॉइड्स। एंड ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, जनरली फ्लावर्स एक्सेट्रा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में तो लीव्स में भी रहते हैं। ठीक है, ये कॉमन पिगमेंट्स है प्लांट्स में। xanthophylls आर आल्सो कॉल्ड एज केरोटिनॉइड्स। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर xanthophylls?
ठीक है। फाइकोबिलिन्स आर दोज दैट ब्लूइश ग्रीन या फिर रेडिश कलर, ब्राउनिश कलर, वो इसमें आते हैं, लाइक फाइकोसाइनिन्स, फाइकोएरिथ्रिन्स एंड एलोफाइकोसाइन। blue, red or nearer to them color they will exhibit. ठीक है। See if you look at the chlorophyll, उसका they are insoluble in water, so उनके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही वो डिसॉल्व होंगे। ये ग्रीन कलर का होता है। ओके। एंड देखिए ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। ओके। वही क्लोरोफिल में C55 सेम है, H7 यहाँ 70 है, यहाँ 72 है, यहाँ O5 है, O6 है, N4 Mg ये सेम है। मतलब इसके सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का थोड़ा चेंज, मतलब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हटा दिए, टू, एंड उसी में एक, क्योंकि H तो H प्लस है, O तो O2 है। ओके ये दो हटाएंगे तो ही ये एक ऐड हो सकता है, सो इन्होंने इस दो हटा गए और एक ऑक्सीजन आ गया है यहाँ पे। ठीक है। कैरोटीनॉइड्स दीज अगेन आर insoluble इन वाटर, ओनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, दिस इंक्लूड कैरोटीन्स एक्सेट्रा, एंड ये इनका फॉर्मूला है। ठीक है। नाउ फाइकोबिलिन्स, दीज आर द वन सॉल्युबल इन वाटर, रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स होते हैं, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ठीक है। अगेन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में रहता है, and it's a green pigment present in the cells and which aids in photosynthesis, present in chloroplast. And chloros means green, phylon means leaf, actually combination of two Greek words. And as I've said, chlorophyll is present in a specialized cell organelle, that is जैसे हमारे organs है, सेल के भी अपने ऑर्गन्स होते हैं, विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स, एंड वही है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नाउ अभी हमने एक देखा था क्लोरोफिल। ठीक है। अभी सनलाइट। नाउ सनलाइट में भी पूरा रेडिएशन यूज नहीं होता है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ओनली द विजिबल लाइट। ओके द वेवलेंथ जो उसका है, जब ब्रेक डाउन होता है ना, सो देर 400 to 700 नैनोमीटर्स तक ही इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर what you'll say, photosynthesis, and this is called as PAR, photosynthetically active radiation, PAR, and PAR falls between 400 to 700 nanometers or 0.4 to 0.7 micrometers या nanometers. And the one which is beyond 400 nanometers, it is ultraviolet radiation, and one that is shorter wavelength, as you can see here. Wavelength longer than 0.75 0.7 micrometers, it would be infrared light. ये हमारे लिए यूजफुल नहीं, जो विजिबल लाइट है वही हमारा प्लांट्स के लिए यूजफुल है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस में दो मेजर रिएक्शंस होते हैं। ओके सी द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे व्हेन वी डू प्लांट फिजियोलॉजी। ओके बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। उसमें दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. It's a complicated oxidation reduction process, photosynthesis as such, where water is oxidized and carbon dioxide is reduced to carbohydrates. ठीक है। एंड इसमें लाइट रिएक्शन और प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन और आर्नन साइकिल बोलते हैं, एंड दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन, जिसको ब्लैकमैन रिएक्शन, पाथ ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। Okay, light reaction में ATP and NADPH2 are produced, and dark reaction में carbon dioxide is reduced with the help of the ATP and NADPH2 that are produced during light reaction to produce glucose. So इस reaction में ये जो develop करते हैं adenosine triphosphate and nicotinamide adenine diphosphate, ये यहाँ पे use होता है। ठीक है। And see here the chloroplast produce oxygen from water इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ऑक्सीजन कौन से रिएक्शन में आता है, दैट इज लाइट रिएक्शन। एंड उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होता है टू जनरेट ग्लूकोज, इट विल हैपन इन डार्क रिएक्शन। ठीक है। एंड अगेन डार्क रिएक्शन दो तरह के साइकिल्स में होते हैं, कैल्विन और C3 साइकिल एंड हैट्सलैक साइकिल और C4 साइकिल। ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम इसी डार्क रिएक्शन की ये साइकिल के बेसिस पे
डिवाइडेड है। एक और तीसरा आता है क्रॉसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM, कैम साइकिल बोलते हैं। ये आपका डिफरेंस जैसे बिटवीन दीज थ्री क्लासेस, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स। जो प्लांट किंगडम में 85% ऑफ द प्लांट्स दे आर C3 प्लांट्स, up to 3, almost 3% they are C4, and the rest they are generally cam plants, which are generally cam plants क्या है, cam वाला जीरोफाइट्स में ज्यादा होता है, सक्कुलेंट प्लांट्स में। ओके, एंड जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। यस, द टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स इज C3 फोटोसिंथेसिस। जो भी है डार्क रिएक्शन में ही होता है, ये पूरा चेंज है, क्योंकि हमें जो फोटोसिंथेसिस का कंटिन्यू करने के लिए ATP एंड NADPH2 चाहिए, वो लाइट रिएक्शन में जनरेट होते हैं। दैट हाउ दे आर यूटिलाइज्ड एंड वेयर दे आर यूटिलाइज्ड, वो सब डिपेंडेंट होता है डार्क रिएक्शन में। दैट इज C3, C4 एंड कैम फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल होता है, वही C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी होता है, C4 साइकिल भी होता है। एंड ये वाई, बिकॉज C4 मीजोफिल सेल्स में होता है, C3 बंडल शीट सेल्स में होता है। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज C4 प्लांट्स में, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, कार्बन एसिमिलेशन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स में कार्बन एसिमिलेशन बहुत ही हाईली एफिशिएंट है। एंड जहां पे भी ड्यूअल वाला वो रहेगा, ओके, वहां पे एफिशिएंट रहेगा कार्बन एसिमिलेशन, एंड दैट उसका एग्जांपल्स में आया था शुगर केन। उन्होंने शुगर केन दिया था, राइस दिया था, और दो तीन ऑप्शंस दिए थे, बट आपका एफिशिएंसी हमेशा उसका हाई रहता है C4 फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ठीक है। कैम प्लांट्स में भी C3 C4 चलता रहता है इन डिफरेंट पार्ट्स बट इन द सेम सेल। यहाँ पे स्पेशली डिफरेंट, यहाँ पे स्पेशल, बोथ स्पेशली एंड टेम्पोरली डिफरेंट, बिकॉज एक तो सेम सेल में डिफरेंट प्लेसेस पे ये होता है, बट दूसरा टाइमिंग्स भी, C4 नाइट टाइम में होता है, C3 साइकिल डे टाइम में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम। वही C4 प्लांट्स में स्टोमेटा सेम, ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज इसमें कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन कैम प्लांट्स में क्या है, इन्वर्टेड स्टोमेटल साइकिल होता है, दैट इज द ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। वाई? दिस इज टू सेव द वाटर, जो भी वाटर है जितना गर्म होगा उतना वाटर इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, टू अवॉइड दैट। ये उनका फिजियोलॉजिकल वो क्या बोलते हैं, चेंज है। ओके, जनरली C3 प्लांट्स टेम्परेट, कूल या वेट एनवायरमेंट्स में होते हैं, कई बार ये ट्रॉपिकल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी में होगा, क्योंकि राइस, ये सब राइस जो ट्रॉपिकल वाला प्लांट है वो हमारे इसमें आता है, सो बट वो मोस्टली टेम्परेट में होते हैं। वही C4 ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल, लाइक योर हॉट सनी एनवायरमेंट, शुगर केन, मेज, sorghum, मिलेट्स एक्सेट्रा। Can plant desert or arid xeric habitats like your cacti, orchids, pineapple, etc. There they undergo CAM, crossylation acid metabolism. Okay, now these are the significant differences. इससे भी अगर आपको और सॉरी अगर आपको और differences देखना है तो this you can see. C3 plants में the site of the C3 cycle it is mesophyll. वही C4 plants में mesophyll and vacuole, that is bundle sheath cells, crans anatomy बोलते हैं उसी को। एक क्रैंस मतलब जैसे रेत टाइप का होता है ना, उसी तरह से रहता है इनका। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे उसमें देखेंगे। कैम प्लांट्स अगेन मीजोफिल एंड वैक्यूल, बट टेम्पोरली एंड स्पेशली दोनों डिफरेंट रहते हैं। Why C3 plants are called C3 only, C4 only? This is because the first stable compound is a 3-carbon compound, and that is PGA, phosphoglyceric acid. That's why इनको C3 plants बोलते हैं। C4 में the first stable compound that is generated is a C4 compound, okay, and that is oxaloacetic acid. वही CAM plants में दोनों ही होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इट इज RUBP, वही C4 में PEP है, एंड कैम में भी PEP है। फोटोसिंथेटिक रेट देखिए, ये मीडियम है, ये हाई है, बिकॉज दोनों ही रहते हैं। यहाँ पे स्लो है, दोनों रहते हैं C4 C3, बट स्लो है, वाई? बिकॉज एक नाइट में चलता है, एक डे टाइम में चलता है, ये तो डे टाइम में ही ड्यूअल, इसलिए इसका एफिशिएंसी बहुत हाई है, ठीक है। सो आपको ये डाउट आ सकता है ना कई बार, अरे कैम में भी C3 C4 साइकिल होता है, देन व्हाई दे आर नॉट एफिशिएंट? बिकॉज वो
टेम्पोरली भी अलग, टाइमिंग्स भी अलग है उसका। फोटो रेस्पिरेशन इसमें हाई है, इसमें लो है, इसमें लो है। ठीक है। एंड फोटो रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है रेस्पिरेशन, लाइट जब ज्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन रेट इसका हाई हाई है, मीडियम है, इसका बहुत लो है। वाटर यूज एफिशिएंसी इसका लो है, इसका मीडियम है, इसका हाई है। बायोमास प्रोडक्शन मीडियम, इसका हाई है बिकॉज ऑफ द ड्यूअल हाई फोटोसिंथेटिक रेट, इसका लो है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट इसका लो है, इसका हाई है, बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, इसका मीडियम है। इसलिए शुगर केन में हम लोग बोलते हैं प्रॉपिंग करो, उसका ट्रैशिंग करो, मतलब पूरा क्लीन रखो। वाई? द कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड जितना अच्छा मूवमेंट उसका होगा उतना ज्यादा उसका शुगर कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट उसका उतना अच्छा रहता है। ठीक है। सो ये हो गए हमारे, एक बार डिफरेंट क्लासिफिकेशंस का देख लेते हैं। हमने ये देखा यूज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ऑन्टोजेनी देखा, ये देखा मोड ऑफ पॉलिनेशन देखा, सीजन्स, क्लाइमेट, डेप्थ एंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक आई फॉरगॉट, इसमें आपके एग्जॉस्टिव क्रॉप्स होते हैं, एंड दूसरा आता है हमारा रेस्टोरेटिव क्रॉप्स। ओके। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स मतलब आपके सीरियल्स, जहाँ पे दे विल ओनली टेक फ्रॉम द सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी को वो डिप्लीट करते हैं, दे वोंट रिटर्न फर्टिलिटी टू द सॉइल। वही रिस्टोरेटिव आपके लेग्यूम्स, जो आपके इसको रिस्टोर करते हैं सॉइल्स को, by improving the fertility of the soil, by improving the nitrogen fixation etc. सो दो तरह के क्रॉप्स है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट अपटेक, एग्जॉस्टिव एंड रेस्टोरेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे ये दोनों वर्ड्स बहुत बार आएंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप रोटेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल पर्पस, जो अलग अलग फैक्टर्स है क्लासिफिकेशन के। ठीक है। ये एक्चुअली यू कैन से टर्मिनोलॉजी टाइप का ही है। ये है हमारे एले क्रॉप्स, जैसे ट्रीज का है, इसमें एलिस, दीज आर कॉल्ड एज एलिस, उसमें क्रॉप्स ले सकते हैं, एरेबल क्रॉप्स। ओके, ये तो पेरिनियल है, ये तो एनुअल या बाइएनियल है। ठीक है। सी ग्रोइंग अंडर एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरिनियल प्रेफरेबली लेग्यूमिनस ट्रीज और shrubs are grown simultaneously with the arable crop. They form the alleys in which the crops are taken up. Examples: sweet potato, black gram, etc. These are grown in the passages formed between rows of eucalyptus, subabul, cassia, etc. ये हो गया एक augment crops. These are grown to supplement the yield of the main crops, like Japanese mustard with berseem. कि ये तो लेग्यूम वाला है, तो ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी विदाउट कॉम्पीटिंग विद द मेन क्रॉप, तो दे इम्प्रूव द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप्स। एवेन्यू क्रॉप्स, जो रोड साइड्स में ऐसे फेंसेस की तरह ये करते हैं, लाइक पीजीएनपी, ग्लाइरिसिडिया, ये फार्म रोड है, ये फार्म है। ठीक है। बीच बीच में रोड आता है, तो इसमें जो एवेन्यू क्रॉप्स बोलते हैं, जो साइड्स में होते हैं। बॉर्डर और गार्ड क्रॉप्स, कई बार टू प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑफ द एनिमल्स दे रेज द क्रॉप। अभी बीच में चिकपी है, ओके, वो बहुत टेस्टी होता है एनिमल्स के लिए, दे ट्राई टू ट्रेसपास, सो टू अवॉइड दैट हम थॉर्नी ऑयल सीड, दैट इज सैफलवर, इज ग्रोन ऑन द बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स पे हम लोग सैफलवर ग्रो करेंगे, सो थॉर्नी होता है, सो द एनिमल्स विल नॉट ट्राई टू ट्रेसपास हियर, एंड यहाँ पे ग्राम को हम लोग आराम से ले सकते हैं। ओके। कैश क्रॉप्स, दैट इज मेनली फॉर सेल rather than for their own consumption, and also उसका जो produce है that has to undergo processing, only then they can consume that. ठीक है। catch or contingent crops, these are short duration crops cultivated to catch the forthcoming season when the main crop is failed. कई बार ऐसा होता है कि फार्मर ने क्रॉप डाल दिया है, ठीक है, अब किसी रीजन की वजह से वो क्रॉप फेल हो गया है। नाउ द फार्मर कांट से दैट अरे मेरा सीजन पूरा गया है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो ले सकता है, वो पहले ही अगर प्लान बी बना के रखा है, अगर प्लान ए में क्रॉप फेल हो गया तो आई कैन टेक प्लान बी, okay, where I can take some short duration crop. So those kind of short duration crops are called as the contingent or catch crops. Generally linseed, toria, उड़द, मूंग, कॉफी, ये सब short duration के होते हैं। अगर main crop fail भी हुआ है तो they can take up these crops first their sustenance. ठीक है। now next आता है cover crops, crops grown primarily to improve or protect the soil from erosion, okay, and because of their ground covering foliage, closely grown लीव्स एंड रूट मैट्स, अच्छे से मैटिंग की तरह होता है। यहाँ देखिए ये मेज क्रॉप है, एंड यहाँ पे इन्होंने एक और क्रॉप लिया है, दिस इज लेग्यूमिनेसी। एक तो विन विन सिचुएशन,
तो पूरा इसने कवर कर दिया है, देयर बाय वीड्स नहीं आते हैं, इरोजन नहीं होगा। ओके, एंड दूसरा है हमारा यील्ड आ जाएगा थोड़ा फार्मर के लिए, एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो जाएगा, ठीक है। सो लोबिया, ग्राउंडनट, उड़द एक्सेट्रा। एंड दिस एक्ट ऑल्सो एक्ट एज मल्च, that is it will not allow the water to escape into the atmosphere, evaporation कम कर देता है। So mulch crops are those that conserve the soil moisture through their ground covering foliage like your cowpea. And दूसरे smother crops, these are specialized cover crops, being these mulch crop is also a type of cover crop only, smother crop is also a type of cover crop only, ठीक है। cover crop का ऑब्जेक्टिव है इरोजन रोकना, mulch crops का ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, smother crops का ऑब्जेक्टिव है टू सप्रेस द weeds, okay, by their dense foliage. नाउ एग्जाम्पल बकव्हीट, मस्टर्ड, कॉपी, उड़द एक्सेट्रा। सो कॉपी तीनों में भी कॉमन है एक्चुअली, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर बेनिफिटेड, मतलब दोनों ही कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। ना यहाँ पे जवार प्लेस लोबिया है क्रॉप, ओके, यहाँ पे एक दूसरे ना, जवार एग्जॉस्टिव क्रॉप है, लोबिया इट इज ए restorative crop, so they complement each other. Competitive, like two cereals एक साथ grow करना, मतलब they compete for the nutrition, that can't happen. Next आता है supplementary crop, these are neither complementary nor competitive, like your maize plus cucurbits, वो ग्रो करते हैं, बाय द टाइम मेज अपना यील्ड वो सब देता है, कुकुरबिट्स अपना यील्ड देते हैं, दे वर्क इन देयर ओन एनवायरनमेंट, दे डोंट डिस्टर्ब ईच अदर, ओके। नेक्स्ट एनर्जी क्रॉप, ये लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट होता है, मेजरली बायोफ्यूल्स इन सब के लिए यूज करते हैं, लाइक शुगर केन है, पोटैटो हो गया, वो डाल देते, कुछ केयर नहीं लेते हैं। सो वॉट एवर द हार्वेस्ट दैट दे जनरेट दे यूज फॉर डेवलपिंग बायोफ्यूल्स फ्रॉम दैट, ठीक है। फाउलिंग क्रॉप, these the crop where some cultural practices allow the infestation of weeds intensively, okay, बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, ओके, इससे क्या है, बहुत ज्यादा वीड्स आते हैं, जैसे हमारा क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको, अपलैंड राइस में होता है, पहले दे विल यू नो स्प्रिंकल द सीड्स, ओके, पैडी सीड्स, व्हेन दे ग्रो, उसके बाद उसमें दे विल what you'll say, they will run the plow, so that जो extra plants है उनको हटा दे जाए along with the weeds, and only some plants will be there, some crop stand would be there, ठीक है। सच काइंड ऑफ क्रॉपिंग, जहाँ पे जिस तरह का, ये अपलैंड राइस में डायरेक्ट सीडिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट वीड्स बहुत ज्यादा आते हैं, सो सच काइंड ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड एज फॉलिंग क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्स क्रॉप्स, जनरली दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द अदर क्रॉप्स, लाइक शेड कर सकता है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्रॉस्ट, इंसुलेशन, लाइक सन हेम्प इन शुगर केन उसका प्रोटेक्शन करता है, जवार इन कॉफी, जवार इसको कॉफी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम हॉट सन, okay, and also wind, and rye in pea, etc. These they try to protect them by shading it, protecting from winds or extra heat in सबसे। Next आता है stimulate crop. Now these are those crops that stimulate the human body, like your tobacco, opium, etc. जब हम लोग chew करते हैं, that stimulate our nervous system, right? So that's they are called as stimulant. Lay cropping, that is हम लोग एक पूरे एग्रीकल्चर ईयर में तरह तरह के क्रॉप्स ले रहे हैं, राइट। सो एनी क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन where we are using that crop harvest for either grazing or harvesting for future use, for the crop, for the livestock, feeding the livestock, that is called as lay crops. Like for example एग्रीकल्चर पहले ईयर हमने सीरियल्स लिया है, उसके बाद फिर फार्मर ने बरसीम लिया है, ठीक है, उसके बाद उसने कुछ और क्रॉप लिया है। सो इसमें हमने पूरे एग्रीकल्चर ईयर में एक क्रॉप ऐसा लिया है जो एक्सक्लूसिवली फॉर फीडिंग है, लाइव स्टॉक के लिए, ओके। इधर अभी वो फार्मर फीड करेगा या फिर फ्यूचर के लिए वो स्टोर करके रखेगा, दैट इज हिज विश, बट वी आर रेजिंग इन दैट एग्रीकल्चर, दिस काइंड ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड एज ले क्रॉपिंग, जहां क्रॉप रोटेशन में वी आर इनकॉर्पोरेटिंग वन फोरेज क्रॉप, ठीक है। इसका भी एक बार क्वेश्चन आया था। ट्रैप क्रॉप्स,
Now these are those crops grown to protect the main cash crop from certain pests or several pests. कई बार ऐसा होता है कि एक ही फैमिली मेंबर है, लाइक भिंडी है, कॉटन है, ठीक है, कॉटन कैश क्रॉप है, बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप है। अब दोनों एक ही फैमिली के हैं तो डिजीजेस या पेस्ट होते हैं जो दोनों में एक तरह के होते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हाई वैल्यू कैश क्रॉप दैट इज द कॉटन, फार्मर क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉटन डाल दिया, ठीक है, एंड इसमें ही कैन यूज द बेंडी लेडी फिंगर एज अ ट्रैप क्रॉप। सो सबसे पहले जब वो इंसेक्ट आएगा ना, what they do is they sow this bendi 10 to 15 days earlier than cotton. So by the time वो conducive conditions इन सब की जगह पे जो पेस्ट आता है लाइक कॉटन रेड बग, इट विल कम, इट विल सी, अच्छा ये तो 10 to 15 days पहले लगा दिया था भिंडी, तो दिस इज इन द राइट स्टेज फॉर इट टू अटैक, सो पहले ये भिंडी को अटैक करेगा। ओके, नाउ व्हाट द फार्मर डज, वंस इट अटैक्स भिंडी ही विल रिमूव दैट एंड उसको बरी कर देता है या फिर उसको जला देता है। नाउ ही इज कॉटन क्रॉप इज सेफ, ठीक है। इसमें अगेन दो तीन तरह के, एक तो ऑल्टरनेट रोज में प्लांट कर सकते हैं, एक भिंडी एक कॉटन, या फिर एक भिंडी दो तीन कॉटन उस तरह से, या फिर बॉर्डर क्रॉपिंग जैसे कि बीच में पूरा कॉटन एंड बॉर्डर में पूरा भिंडी, उस तरह से, वो एज पर द रिक्वायरमेंट हिल डू दैट। नेक्स्ट आता है ट्रक क्रॉपिंग। नाउ यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ वन और मोर वेजिटेबल्स ऑन लार्ज स्केल, स्पेशली इन द पेरी अर्बन सॉर्ट ऑफ फार्मिंग, जहाँ से सिटी में वो सारे वेजिटेबल्स ट्रक के थ्रू आ जाते हैं। जनरली वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है ट्रक क्रॉप्स, लाइक पोटैटोज, टोमेटोज, लेट्यूज, melons, बीट्स, ब्रोकोली, नो, ऑल दिस आर ऑल दे ऑल फॉल अंडर ट्रक क्रॉप्स, जो इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं फ्रॉम द नियरेस्ट एरियाज टू द सिटीज, ठीक है। I'll stop it here. We'll start with the agronomic, the practices tomorrow. सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन ये अभी पढ़ा देती हूँ मैं। अभी तक हमने देखा है क्लासिफिकेशन फील्ड क्रॉप्स का, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स की। अगर कोई क्रॉप लेना है, फार्मर वांट्स टू टेक अप एनी क्रॉप, right from land preparation he has to prepare the land, right, uh, uh, tillage practices, if it is a deep rooted crop, so deep ploughing practices are to be taken, or if the cropping is, no, it is being taken in a place where they are conserving, so वहां पे किस तरह से ना, but all together, so land or soil preparation, once the land is prepared we'll sow the seeds. Okay, sometimes even before sowing the seeds, little bit irrigation is required, or after sowing the seeds, the irrigation is given. So sowing the seeds, after that irrigation is given. Okay, now irrigation ke baad, now the seeds have sprouted, the crop has established itself well. Now, in order to improve the production and productivity, etc., the farmer has to provide it with proper fertilization. ठीक है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स वो सब डालना पड़ेगा। along with that, on the standing crop, the farmer has to take up some plant protection measures like controlling the pests and insects and weeds, thereby protecting the crop, ये भी करना पड़ेगा। now farmer ने ये सारा काम किया, everything is done, now the at the end of the life cycle, the crop, it will provide them with some commodity, agriculture commodity, that has to be harvested, and different kinds of crops के लिए different harvesting methods होते हैं। okay, so that आफ्टर हार्वेस्टिंग, नाउ व्हाट आर द प्रोड्यूस दैट हैज बीन जनरेटेड, अगर वो सीड है, फील्ड क्रॉप है, तो ड्राई करके 9 to 13% मॉइस्चर रेंज में वो वहां तक ड्राई करके दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, वही फ्रेश प्रोड्यूस है लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका प्रिजर्वेशन अलग होता है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, अगेन दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड, एंड कंजम्पशन किस तरह से होना है एंड ऑल दैट। सो ये क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स आप याद रखोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर द एंटायर एग्रीकल्चर, वुड बी वेरी इजी, विल टेक अप ईच एंड एवरी स्टेप इन ए डिटेल्ड मैनर, ठीक है। सो ये क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स हो गया। टुमारो विल स्टार्ट विद द लैंड और सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है। यस, टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? यस,
Yes, till now, any questions, any queries? We'll start with the agronomy, that is the crop production steps part, which we have done today. Each step we'll be doing in a detailed manner in the next few classes. Yes. ऑल्सो अगर आपको लग रहा है मेगुमी मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिया उतना काफी है, बट थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड क्रॉप्स क्या है उसमें थोड़ा सा आप होमवर्क कर सकते हो। वैसे मैंने आगे आगे बहुत कुछ और ऐड किया है रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, वहां पे हम लोग करेंगे, बट स्टिल जो अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड है वो आप थोड़ा थोड़ा सा आप कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने दिया है वो बिल्कुल सेट है एग्जाम्पल्स। ठीक है। अच्छा, टेंजिंग फॉलिंग क्रॉप इज सच क्रॉप जहां पे वेयर व्हाट वी डू इज because of the kind of agricultural practice that we are following that leads to huge weed infestation, but उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सीडेड राइस, उसमें क्या है, नॉर्मली हम लोग पडलिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग? दैट इज टू अवॉइड द वीड्स, क्योंकि इसमें वीड्स बहुत होते हैं, एंड दूसरा है स्टैंडिंग वाटर में वो क्रॉप आता है। ठीक है। एंड लेकिन डायरेक्ट सीडेड पैडी में क्या है, वीडिंग का तो मतलब कुछ और हम लोग उस तरह से कर ही नहीं रहे कि वेर यू कैन अवॉइड वीड्स, तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत ज्यादा वीड्स आते हैं। So such kind of practice that leads to weeds infestation on a huge scale, that is called as a fouling crop. But वहाँ पे वही है, inevitable है वहाँ पे, you can't do anything. So what the farmers generally they do, direct seeded में वो पूरा sprinkle broadcast कर देते हैं। ठीक है। when the rains generally upland rice, मतलब जो थोड़े से हिली टेरेन या अपलैंड्स में है ना, वो वहाँ पे यू गो फॉर दिस डायरेक्ट सीडेड राइस। अदरवाइज प्लेन्स में या फिर वैलीज में दे गो फॉर स्टैंडिंग वाटर, दैट काइंड ऑफ पडलिंग ही करते हैं। ठीक है। सो वो पहले स्प्रिंकल कर देते ब्रॉडकास्ट, आफ्टर दैट वंस दे स्प्राउट एंड वीड्स भी बहुत आते हैं, नाउ दे डू द प्लविंग इन दोज फील्ड्स। उसको बियासी या कुछ कहते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वर्ड भी आपको बताती हूँ। यस, बुशनिंग भी बोलते हैं उसको, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यासी मेथड। सो आफ्टर दे स्प्राउट, अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा स्प्राउट होने के बाद, नाउ दे डू द प्लविंग एंड ट्राई टू रिमूव द एक्स्ट्रा प्लांट्स, क्योंकि क्रॉप स्टैंड सही होना चाहिए, ऑप्टिमम क्रॉप स्टैंड। ज्यादा भी नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे तो दैट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन। So that also will be achieved because of this ploughing, and the weeds also can be removed, and जो बाकी weeds है that all would be removed through physical labor, labor intensive method है, बट सिंस वहाँ उस तरह का कंडीशन है, दे गो फॉर फाउलिंग क्रॉप ओनली। उसी को बियासी, BIASI बियासी भी बोलते हैं, और एक और वर्ड क्या है उसका, बुशनिंग, BUESHENING, बुशनिंग मेथड भी बोलते हैं, जनरली छत्तीसगढ़ या कुछ अपलैंड एरियाज में ये फॉलो करते हैं। ओके टेंजिंग, होप इट इज क्लियर। ओके, सो आई कैन सी नो अदर क्वेरीज कमिंग अप, नो प्रॉब्लम। देखिए आज हमारा क्लास हुआ है, आप रिवाइज करोगे इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको इस क्लास के में कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। मीनवाइल आप जो एग्रोनॉमी में कई सारे क्रॉप्स का लिस्ट दिया है, दैट क्रॉप लिस्ट, जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन मेजर्स एंड ऑल दैट, दैट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, द एंटायर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स, वो मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, दैट सर विल अपलोड इन योर कोर्सेज। ठीक है। वो हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, दैट वंस यू रिसीव दोस PDFs। ऑलरेडी कई सारे क्रॉप्स का तो मैंने दे दिया है, कुछ क्रॉप्स का अभी
देना है. Those are added latest, and you please go through those documents and let me know for any queries. ठीक है? So with this, I'm winding up today's session. See you all tomorrow then with the continuation of the land or soil preparation. ठीक है? Meanwhile, please go through. अभी